हेलो साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप बहुत अच्छे से होंगे। और आज हम जो चर्चा करने वाले हैं वो आपका जो संस्कृत विभाग द्वारा है ना, जो स्कूल लेक्चरर का जो आपका एग्ज़ाम हुआ था, जीए और जीएस का, यानी जनरल अवेयरनेस और आपका जनरल स्टडीज़ का फर्स्ट वाला पेपर जो है आपका एग्ज़ाम जो हुआ था आपका 15 नवंबर 2022 को हुआ था। आंसर की आपकी इसकी 2023 में आई थी, फरवरी के अंदर है ना, 3 फरवरी को आई थी आपकी। तो गैस आज हम जो इसकी चर्चा करेंगे, इसके साथ ही अगर देखो आप अगर बेहतरीन तैयारी करना चाहते हो, वाकई में अगर आप फर्स्ट ग्रेड में पहली बार में अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आपको मेहनत करनी होगी। देखो किसी का 2 महीने पढ़ने में सिलेक्शन नहीं होता, ठीक है। अगर हाँ पहले तैयारी कर चुका, पहले अगर 1-2 मार्क्स से रह गया, 10 मार्क्स से रह गया तो उसकी कंप्लीट तैयारी, फिर वो 3 महीने अच्छे से अगर पढ़ाई भी कर ले तो सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन बिल्कुल फ्रेश बच्चा है तो कम से कम उसको 6 महीने देने पड़ेंगे, ठीक है। और बिल्कुल स्टडी के अंदर पूरा टाइम उसको यूटिलाइज करना पड़ेगा, ठीक है। और देखो 2000 अभी इसकी वैकेंसी नहीं है तो आचार संहिता यानी इलेक्शन के बाद पक्के आपकी वैकेंसी आने वाली। सीटें खाली है तो भरनी तो पड़ेगी उनको, ठीक है। तो दूसरा तो आप पहले डिमोटिवेट आपको बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि वैकेंसी आई नहीं, कब आएगी, क्यों आएगी, आएगी जब तैयारी करेंगे। उनका सिलेक्शन कभी नहीं होता जो नोटिफिकेशन का इंतज़ार करते हैं। सिलेक्शन वही बच्चे ले जाते हैं जो तैयारी को शुरू कर सके, भले ही 1 साल बाद वैकेंसी आओ, 2 साल बाद आओ, 3 साल बाद आओ, सिलेक्शन उन्हीं लड़कों का होगा जिन्होंने अपनी मंजिल बना रखी कि भाई मुझे तो गजेटेड ऑफिसर बनना ही है, ठीक है, मुझे तो फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर बनना ही है तो बनना ही है, तो उनका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। दूसरा देखो, फर्स्ट पेपर को बहुत अच्छी तरह आप करना। अभी जब रिजल्ट आया था फर्स्ट ग्रेड का तो कई बच्चे फर्स्ट पेपर की वजह से रह गए थे, ठीक है। 40% बन ही नहीं पाए थे, वो 40% का क्राइटेरिया पार नहीं कर पाए तो फिर उनका सिलेक्शन नहीं हुआ था। सेकंड पेपर उनका बहुत अच्छा हुआ था लेकिन फर्स्ट पेपर में वो रह गए थे। इसलिए बस आप जितने भी स्टूडेंट मुझसे जुड़े हैं जो फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की अगर तैयारी कर रहे हैं तो वाकई में मैं कहता हूँ उनका सिलेक्शन हो जाएगा अच्छे से, कोई उनको दिक्कत नहीं आने वाली। बस ये कि आप अगर फर्स्ट ग्रेड लेक्चर बनने वाले हो, यानी बड़ी वैकेंसी है फर्स्ट ग्रेड लेक्चर, जितनी बड़ी वैकेंसी होती है उतना ही कम कंपटीशन होता है, ज़्यादा कंपटीशन नहीं होता है, ठीक है। जैसे एक तो नॉर्मल वैकेंसी राजस्थान की जो होती है ना आपकी, जैसे राजस्थान पटवारी, राजस्थान वीडियो है ना, राजस्थान पुलिस, कितनी सारी भीड़ होती, 16-16 20-20 लाख बच्चे बैठते हैं। लेकिन आपके इतना कंपटीशन नहीं है, जितनी ज़्यादा बड़ी वैकेंसी होगी उतना ही ज़्यादा सिलेक्शन के चांस बनता है, ठीक है। तो आप अगर सिलेक्शन लेना ही चाहते हो तो हमारे चैनल के साथ जुड़िए, मैं आपको बेहतरीन कंटेंट उपलब्ध भी करवाऊंगा। इसके अलावा देखो आरपीएससी के मैंने फर्स्ट पेपर अगर आपको क्लियर करना है तो आरपीएससी के मैंने 60+ यानी 70+ पेपर हल करवा रखे अपने पेपर पर, ठीक है। लगभग 80 पेपर होंगे, 70+ और टोटल मैंने 170 या 170 तो आपके आरएसएसबी और आरपीएससी के, इसके अलावा जेल प्रेरी के पेपर और बहुत सारे पेपर मैंने हल करवा रखे हैं। यानी मेरे इस चैनल पर आपको 200+ पेपर मिल जाएंगे। अगर आप उन्हें अच्छे से हल करते हो तो राजस्थान जीके का जो पोर्शन है आपका, ठीक है, जो लगभग आपके कितने सवाल पूछे जाते हैं, 25 से 30 क्वेश्चन आपके जो राजस्थान जीके के होते हैं वो सारे आपके क्लियर हो जाएंगे, उसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। और देखो फर्स्ट पेपर क्लियर करना बड़ा टफ होता है, सब्जेक्ट वाला पेपर फिर भी निकल जाता है बच्चों का, लेकिन जो फर्स्ट वाला पेपर है आपका, जब कॉमन पेपर होता है ना, उसमें बहुत दिक्कत आती है। तो इसलिए बस मेरा यही कहना, देखो मेरा कोई ऐप नहीं है, ठीक है, मैं वर्तमान की बात कर रहा हूँ, मेरा कोई ऐप नहीं है, ठीक है, मैं कोई पीडीएफ आपसे बेच नहीं रहा हूँ, ठीक है। दूसरा कि मेरे कोई ज़्यादा सब्सक्राइबर नहीं है कि भाई जो मैं बहुत ज़्यादा कमा लूँगा, ठीक है, ये भी आप, लेकिन मैं आपके हित के लिए बता रहा हूँ कि वाकई में आप बेहतरीन तैयारी करना चाहते हो, हमारे चैनल के साथ जुड़ो, चैनल को सब्सक्राइब करो। सबसे पहले मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा कि मेरे जो 170+ पेपर करवा कर इनको हल कर लीजिएगा, राजस्थान आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। फिर बाकी जो आपका क्या बचा, साइकोलॉजी वगैरह है, वर्ल्ड आपका ज्योग्राफी है, ठीक है, वो राजस्थान का करंट है, इसके अलावा पॉलिटी है और राजस्थान की पॉलिटी तो वो भी मैं आपका क्लियर करवा दूंगा, ठीक है। बस आपको क्या करना है कि एक जो 170+ पेपर इनको अच्छे से हल करना है, ठीक है गाइस, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। मैं कहता हूँ कि एक एग्ज़ाम को एक बार में क्लियर कर दो, बार बार मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़े। कई लोग कहते हैं कि 6 महीने में क्लियर होता है, मैं कहता हूँ चलो 1 साल ले लो आप। 1 साल अगर आपने जमकर पढ़ाई कर ली, देखो घर से दूर, ठीक है, घर से दूर रहना, आपको फेस्टिवल से दूर रहना है, ठीक है, आपको रिश्तेदारी से, शादी ब्याह से, जितने भी कार्यक्रम सबसे दूर हो जाओ। 1 साल बिल्कुल गायब हो जाओ कि लोग पूछे कि यार कहाँ गया, पता ही नहीं है।
कहाँ रहता आजकल, तैयारी कर रहा छोड़ दी, बस पता ही नहीं। कहते हैं ना कि भाई मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे, तो उसी तरह की आपकी मेहनत होनी चाहिए। बस आपको सिलेक्शन लेना है तो वाकई में मैं कहता हूँ 1 साल, बस 1 साल के लिए बिल्कुल गायब हो जाओ, पता ही नहीं है कि कहाँ गया, भाई पता ही नहीं, वो तो विदेश चला गया, ऐसा लोगों को लगना चाहिए, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। और ये जो है ये आजमाया हुआ तरीका है, बिल्कुल मैं कह रहा हूँ वाकई में। अगर आप सीरियसली अगर फर्स्ट ग्रेड बनना चाहते हो, अगर आप लोगों के डॉक्यूमेंट पर अगर सील लगाना चाहते हो, गजेटेड आप बनना चाहते हो, तो बिल्कुल आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। इसलिए बस मेरा यही कहना है कि आप अगर डेडिकेशन के साथ अगर पढ़ाई कर रहे हो, सीरियसली पढ़ाई कर रहे हो और अपने पढ़ाई के प्रति अपने आप से ईमानदार हो। देखो पहले तो कुछ कुछ बच्चे क्या करते हैं, अपने घर वालों को दिखाने के लिए पढ़ाई करते हैं, गलत है। तो कुछ बच्चे क्या होता है, अपने आप को बचाने के लिए, काम से बचाने के लिए पढ़ाई करते हैं, मन नहीं लगता, तो उनका सिलेक्शन कभी नहीं होगा। जो अपने पढ़ाई के प्रति ईमानदार है, उन्हें रोज़ पता है कि मैं 10 से 12 घंटा पढ़ाई कर रहा हूँ, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप बस हमारे चैनल के साथ जुड़िए और अपनी जो राजस्थान जी के उसको अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा। फर्स्ट पेपर निकलने में काफ़ी दिक्कत होती है, सब्जेक्ट वाला पेपर फिर भी बच्चा कर लेता, इसलिए बस मेरा यही कहना है, आप भले ही मेरे से ना जुड़ो कोई बात नहीं, लेकिन अगर तैयारी करनी है ना तो ईमानदारी से करो, बेईमानी के साथ मत करो। और करनी नहीं है तो फिर छोड़ दो, फिर अपना काम बिजनेस वगैरह जो है वो संभालो आप। बाकी मेहनत करनी है तो एक बार ऐसी मेहनत करो कि या तो आर या पार, कि सीधा ही आपकी जो जॉब लग जाए। इसलिए मेरा यही कहना है कि बस अच्छे से आप पढ़ाई करें, अपने रूटीन को ना तोड़े। वैकेंसी आएगी भाई, सीटें खाली है तो भरनी तो पड़ेगी, आज नहीं तो कल। भाई 6 महीने बाद आएगी, 1 साल बाद आएगी, 2 साल बाद आएगी, इससे ज़्यादा क्या हो सकता है। लेकिन यही है कि देखो पेशेंस बहुत ज़रूरी है, पेशेंस के साथ मेहनत करते रहो। अगर वाकई में आपका टारगेट और आपका लक्ष्य है कि फर्स्ट ग्रेड बनना है, सेकंड ग्रेड बनना है, तो आप ज़रूर लग जाओगे, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो बढ़ते हैं सीधा ही पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, आज थोड़ा सा आपका के लिए मोटिवेशन हो गया अपना। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन का आंसर क्या है, उस समाचार पत्र को चिन्हित कीजिए जिससे राजा राम मोहन अथवा उनकी संस्था आत्मीय सभा संबंध नहीं थी, ठीक है। तो फर्स्ट का जो आपका राइट आंसर होने वाला, देखो बंगाल गजट भी था आपका, ठीक है, बांग्ला भाषा का संवाद कौमुदी भी था, फारसी भाषा का मिरातुल अखबार भी था। लेकिन ऑप्शन नंबर 2 अगर आपको नज़र आता तो ये बिल्कुल इसका जो रिलेशन था बिल्कुल नहीं था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका बांग्ला भाषा की जो समाचार चंद्रिका है, ठीक है, इसका संबंध नहीं था। देखो अगर मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ संवाद कौमुदी के बारे में, अगर थोड़ा सा मैं बताता हूँ आपको, तो ये एक बंगाली साप्ताहिक समाचार पत्र है, ठीक है। 19वीं शताब्दी में पहले भाग में राजा राम मोहन राय द्वारा कोलकाता में प्रकाशित किया गया, और इसमें एक प्रसिद्ध सुधारवादी का प्रकाशन का उल्लेख भी आपको मिलता है, ठीक है, और जिसने सती प्रथा का उन्मूलन पर रोकने के लिए सक्रिय रूप से अभियान चलाया था। इसके अलावा मिरातुल अखबार, जिसे समाचारों का दर्पण कहा जाता है, इसमें फारसी भाषा की एक पत्रिका रेंट का उल्लेख है, जिसे राजा राम मोहन द्वारा स्थापित और संपादित किया गया था, ठीक है। इसके अलावा देखो मैं बात कर लेता हूँ गाइस, तो आपको बिल्कुल याद रखना है बंगाल जो गजट है, बंगाल गजट किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था, आपको बिल्कुल याद रखना, बंगाल गजट आपका जो प्रकाशित किया गया था किसके द्वारा, तो ये आपका प्रकाशित किया गया था एक अंग्रेज अधिकारी था जिसका क्या नाम था, तो बिल्कुल आपको याद रखना JK हिक्की, ठीक है। कब, 1780 के अंदर, ठीक है, 1779 या 80 के अंदर आपका ये बंगाल गजट, जो कि भारत का पहला समाचार पत्र था ये, ठीक है, जेम्स ऑगस्टस हिक्की द्वारा ये आपका समाचार पत्र निकाला गया था। कौन सा, बंगाल गजट, ठीक है, भारत का पहला समाचार पत्र भी था, ये भी आपको याद रखना, ठीक है गाइस। तो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन जो कि आपके बिल्कुल सामने है, निम्न में से किस शासक को पृथ्वीराज विजय ने वैरीघट की पदवी दी थी, ठीक है। तो देखो पहले तो पृथ्वीराज विजय जो आपका ग्रंथ है ये किनका है, तो ये जयानक का है। मैं आपको बता देता हूँ, मैंने आपको याद रखने की छोटी सी ट्रिक बताई थी। जयानक किनका ग्रंथ है, जयानक का है। और पृथ्वीराज विजय का आप विजय लेते हो, तो विजय का पीछे वाला जो जय है और जयानक का आगे वाला जो है, दोनों को मिला दो तो आपका जयानक का क्या हो जाएगा, पृथ्वीराज विजय आपका हो जाएगा। इसके अलावा देखो इसका जो मैं सही आंसर आपको बता देता हूँ, ऑप्शन नंबर जो क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा तो गोविंदराज तृतीय को, ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, कि पृथ्वीराज विजय ने वैरी गर्रट की जो पदवी दी थी वो गोविंद राज थर्ड को दी थी, ठीक है।
इसके अलावा देखो मैं इंपॉर्टेंट फैक्टों की अगर बात कर लेता हूँ तो आपको बिल्कुल याद रखना है, मैं आज आपसे शेयर करने वाला हूँ कि आपके जो ये चौहान वंश के जो शासक हुए थे ना उनके बारे में मैं आपसे चर्चा करने वाला हूँ। चर्चा क्या करने वाला हूँ जो कि आपके सामने देखो, सबसे पहला आपका जो शासक हुआ था वो वासुदेव चौहान हुआ था। उसके बाद आपका, मैं क्रम से बता रहा हूँ, नोट्स तैयार करना और बिल्कुल लिखना। फिर आपके सामंत राज आए थे, फिर आपके नारदेव आए थे, फिर अजयराज प्रथम, फिर विग्रहराज प्रथम, फिर चंद्रराज प्रथम, फिर गोपेंद्र राज, फिर दुर्बल राज प्रथम, फिर गोविंद राज प्रथम, फिर आपका चंद्रराज द्वितीय, फिर आपका गोविंद राज द्वितीय आया था, फिर चंदन राज, फिर वाकपति राज, फिर सिंह राज, फिर विग्रहराज द्वितीय, फिर दुर्लभ राज द्वितीय, फिर गोविंद राज द्वितीय, फिर वाकपति राज द्वितीय आया था। उसके बाद वीर्यराम चामुंड राय चौहान, ठीक है, फिर आपका आया था चामुंड राय चौहान, फिर आपका आया था दुर्लभ तृतीय, फिर आपका विग्रहराज तृतीय आया था, फिर आपका आया था पृथ्वीराज प्रथम। पृथ्वीराज प्रथम के बाद में जो आया था आपका बिल्कुल याद रखना, अजयराज द्वितीय 1110 से 1135, फिर अरुणोराज आया था आपका 1135 से 1150, फिर जगदेव आपका 1150 जो कि चौहानों का पितरहंता शासक भी कहलाता। फिर आपका विग्रहराज चतुर्थ जो कि 1150 से 64 तक था, जो कि बीसल देव के नाम से जाने। फिर आपका अपारंगांग्य आया था, फिर पृथ्वीराज तृतीय आया था, फिर सोमेश्वर चौहान आया था, ठीक है, पृथ्वीराज द्वितीय, उसके बाद सोमेश्वर चौहान, फिर आपका पृथ्वीराज तृतीय आया था, फिर गोविंद राज चतुर्थ, और फिर हरिराज आया था, ठीक है। तो ये मैंने पूरी आपकी चौहान वंशावली आपको बताई है। यहाँ से सवाल कैसे बनता पता, यहाँ से जो सवाल आपका बनता ना वो कहता कि इनका काल कर्म को सही तरीके से यानी आरोही या अवरोही क्रम में सेट करना है, यानी आपको स्टार्ट से आखिर में बताना कि पहले कौन आया था, पहले कौन आया था। इस तरह आपका सवाल यहाँ से पूछा जाता है और कई बार एग्जाम में आरपीएससी ने पूछा भी है, तो बिल्कुल ये फैक्ट आपको याद रखना चाहिए। इसके अलावा देखो, मैं अगर चौहान वंश के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट शेयर करना चाहूँ तो चौहान वंश की जो स्थापना की थी वो वासुदेव ने की थी। चौहान वंश की प्रारंभिक राजधानी आपकी अहिच्छत्रपुर थी, ठीक है, याद रखना। अजयराज द्वितीय के बाद चौहान वंश की जो राजधानी बनाई थी किसने बनाई थी, तो वो अजमेर ने बनाई थी। किसने? अजमेर बनी थी, ठीक है भाई। अजयराज द्वितीय ने बाद में जो चौहान वंश की राजधानी बनाई थी, किसको बनाई थी, तो अजयराज चौहान ने आपको बनाई थी अजमेर को। किसको बनाई थी? अजमेर को, ठीक है। हरिकेली नाटक आपका किसने लिखा था? विग्रहराज चतुर्थ ने लिखा था, ठीक है, आपको याद रखना। इसके अलावा अजमेर नगर के संस्थापक आपके अजयराज द्वितीय हैं। विग्रहराज चतुर्थ के जो राज कवि थे वो सोमदेव थे, जिन्हें सोमेंद्र के नाम से भी जाना जाता। सोमदेव ने कौन सा नाटक लिखा? तो ललित विग्रहराज लिखा था। चौहान वंश का अंतिम शासक पृथ्वीराज तृतीय था आपका, ठीक है। पृथ्वीराज चौहान तृतीय का जो राज कवि था वो चंद्रवरदायी था, बिल्कुल आपको याद रखना। पृथ्वीराज रासो की रचना भी चंद्रवरदायी के द्वारा की गई, ठीक है। त्रायन का प्रथम और द्वितीय युद्ध जो हुआ था, प्रथम 1191 में हुआ था, दूसरा वाला 1192 यानी 1192 के अंदर आपका हुआ था, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। और पृथ्वीराज तृतीय की माता का नाम कर्पूरी देवी था, ये सवाल आपका पूछा हुआ है। और अजमेर में आना सागर झील का जो निर्माण करवाया था वो अरुणोराज के द्वारा आपका करवाया गया था। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन बिल्कुल आपके सामने है। एक तरफ प्रजामंडल है और एक तरफ उसके नेता हैं, तो अपन देख लेते हैं कि आपको सुमेलित करना है। इसके अंदर करना क्या है? आपको सुमेलित करना है, तो इसको अपन सुमेलित कर लेते हैं। देखो, सबसे पहले बात करते थे जैसलमेर प्रजामंडल के जो आपके नेता थे वो कौन थे, तो आपको बिल्कुल याद रखना, मीठालाल व्यास, ठीक। कौन थे? मीठालाल व्यास, ठीक है। फिर बात करते हैं बांसवाड़ा के जो नेता थे आपके भूपेंद्र त्रिवेदी थे, ठीक है। अलवर के जो प्रमुख नेता की बात कर ले तो कुंज बिहारी लाल मोदी थे। और शाहपुरा की मैं बात कर लेता हूँ तो रमेश चंद्र ओझा थे। कौन थे? रमेश चंद्र ओझा, बिल्कुल आपको याद रखना। तो अगर इसके मैं सही आंसर की बात कर लूँ तो देखो बिल्कुल आपको बता देता हूँ, ऑप्शन नंबर 3 आपको नज़र आ रहा होगा, बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। अब अपन इन चारों जो प्रजामंडल हैं इनकी बात कर लेते हैं अच्छे से। देखो, सबसे पहले अगर मैं बात करना चाहूँ तो आपको बिल्कुल याद रखना है कि प्रजामंडल का स्थापना क्यों की गई थी, ये आपको याद रखना है। देखो, आप अच्छे लेवल की तैयारी कर रहे हो तो आपको थोड़ा सा डीप से पता होना चाहिए, ठीक है, कि प्रजामंडल की स्थापना का उद्देश्य आपका क्या रहा। तो मैं आपको बता देता हूँ। देखो, रियासती कुशासन और उसमें जो बुराइयाँ थी उसको समाप्त कर नागरिकों के जो मौलिक अधिकारों की रक्षा करना और रियासतों के अंदर उत्तरदायी शासन को लागू करना, ये प्रजामंडलों का आपका उद्देश्य था। और देखो, प्रजामंडल आंदोलन का संबंध कौन से कांग्रेस के अधिवेशन से था, आपको याद रखना। हरिपुरा अधिवेशन जो हुआ था आपका 1938 के अंदर हुआ था और सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में हुआ था। किसकी अध्यक्षता में? सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में हुआ था। देखो, इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ।
इसी अधिवेशन में रियासतों की जनता को अपने अपने राज्य में उत्तरदायी शासन का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए स्वतंत्र संगठन बनाकर आंदोलन करने के लिए कहा गया था और जनजागृति फैलाने का आह्वान भी किया गया था। जवाहरलाल नेहरू की बात कर लूँ तो मैं अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद के प्रथम अध्यक्ष भी बने थे और इस अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार ये निर्णय लिया कि कांग्रेस को रियासती जनता के साथ संघर्ष में साथ देना चाहिए। तो ये आपका था एक तो हरिपुरा अधिवेशन जिनका संबंध प्रजामंडल से है, दूसरा प्रजामंडल का उद्देश्य मैंने आपको बता दिया। अब अगर मैं बात कर लेता हूँ गाइस, तो सबसे पहले मैं चर्चा करना चाहूँगा आपका कौन सा, शाहपुरा प्रजामंडल। देखो आपका जो शाहपुरा प्रजामंडल है इसकी स्थापना कब हुई थी, तो आपको बिल्कुल याद रखना 18 अप्रैल 1838। कब? 18 अप्रैल 1838। ठीक है। संस्थापक कौन कौन थे, तो रमेश चंद्र ओझा, लादूराम व्यास, अभय सिंह डांगी, श्री माणिक्यलाल वर्मा। ठीक है। और इसके अध्यक्ष अध्यक्ष जो थे वो अभय सिंह डांगी थे। कौन थे अभी? शाहपुरा प्रजामंडल के अध्यक्ष अगर एग्जाम में सवाल पूछ ले जाओ तो बहुत कम बच्चे कर पाएंगे, क्योंकि थोड़ा डीपली पूछ ले जाता है। शाहपुरा प्रजामंडल कम ही पूछा जाता है। एग्जाम में क्या होता है, अक्सर जो चर्चा में चलता है जयपुर प्रजामंडल, मारवाड़ प्रजामंडल, बीकानेर प्रजामंडल, ये ज़्यादा पूछे जाते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि शाहपुरा प्रजामंडल के अध्यक्ष कौन थे, तो अभय सिंह डांगी थे। ठीक है। और शाहपुरा प्रथम देशी और एकमात्र राजपूताने की ऐसी रियासत थी जिसने सर्वप्रथम जनतांत्रिक और पूर्ण उत्तरदायी शासन की स्थापना करी थी। ये फैक्ट भी आप याद रख सकते हो, एग्जाम में बन सकता है। इसके अलावा मैं बात कर लेता हूँ गाइस अगले प्रजामंडल की, तो आपको बिल्कुल याद रखना है। अपन बात करेंगे अलवर प्रजामंडल की। देखो अलवर प्रजामंडल की जो आपकी स्थापना हुई थी ये भी 1938 के अंदर ही हुई थी। कब हुई थी? 1938 के अंदर। ठीक है। इसके जो संस्थापक थे एक तो आपके जैसे कुंज बिहारी लाल मोदी, दूसरा हरिनारायण शर्मा, मास्टर भोलानाथ और भवानी शंकर शर्मा। ठीक है। ये जो है इन अलवर प्रजामंडल से संबंधित नेता जो थे मैंने आपको बताए हैं। वापस से रिपीट करता हूँ, अच्छे से याद रखने की कोशिश करना, नोट्स में लिखना। हरिनारायण शर्मा, कुंज बिहारी लाल मोदी, मास्टर भोलानाथ, भवानी शंकर शर्मा और इसके अलावा मैंने आपको कितने 4 नेता बता दिए थे, 4 थे। इसके अलावा देखो उस समय महाराजा जयदेव सिंह जो थे इस राष्ट्रीय आंदोलन के प्रति सहानुभूति का भाव रखते थे। उन्होंने स्वदेशी कपड़ा पहनने का प्रण भी लिया था। अंग्रेज सरकार ने महाराजा को अलवर छोड़कर इंग्लैंड जाने की आज्ञा भी दे दी थी। ये फैक्ट भी आप बिल्कुल याद रख सकते हो, एग्जाम ओरिएंटेड फैक्ट हैं। आगे बढ़ते हैं तो मैं बात कर लेता हूँ बांसवाड़ा प्रजामंडल की गाइस। तो बांसवाड़ा प्रजामंडल की आपकी जो स्थापना हुई थी वो 27 मई 1945 को हुई थी। कब हुई थी? 27 मई 1945 को हुई थी। संस्थापक जो थे आपके भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी थे। ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना। और यहाँ के एक नेता और थे चिमनालाल मालोत ने 1930 में राजनीतिक चेतना के प्रसार हेतु शांति सेवा कुटीर नामक संस्था की स्थापना करी थी और सूर्योदय वाहक नामक जो पत्रिका था उसका प्रकाशन भी किया था। वापस से बता देता हूँ, चिमनालाल मालोत का जो संबंध है वो बांसवाड़ा से है। ठीक है। शांति सेवा कुटीर संस्था की स्थापना चिमनालाल मालोत के द्वारा की गई और सूर्योदय वाहक जो अखबार है, पत्रिका है आपकी, इसका भी प्रकाशन आपके चिमनालाल मालोत के द्वारा किया गया है। देखो एक बार लिख के बता देता हूँ, अगर आपको कंफ्यूज हो रहा तो आप नाम पहली बार सुना होगा। देखो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, मेहनत करनी पड़ेगी आपको। ठीक है, डीप से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि फर्स्ट पेपर अगर आप राजस्थान जी के आप अच्छे से कर लेते हो तो आसानी से आपका चिमना लाल मालोत हो गया। ठीक है, आसानी से आपका पेपर निकल जाएगा। ठीक है। फर्स्ट पेपर में काफ़ी बच्चों को बहुत दिक्कतें होती, फर्स्ट पेपर निकलता ही नहीं है। अब राजस्थान जी के बच्चे अच्छे करके जाते हैं लेकिन वो बहुत डीप से पूछ लेता है तो सवाल कर नहीं पाते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ हमारे साथ जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत डीपली मैं आपको बताने वाला हूँ। जैसा कि लेवल आपका फर्स्ट ग्रेड में पूछा जाता है ना, वैसे लेवल की मैं आपसे चर्चा करने वाला हूँ। ठीक है। तो आपका हो गया कौन कौन सा हो गया, शाहपुरा हो गया, अलवर हो गया, बांसवाड़ा हो गया। अब जैसलमेर प्रजामंडल की मैं थोड़ी सी बात कर लेता हूँ। तो जैसलमेर प्रजामंडल की जो स्थापना हुई थी 15 दिसंबर 1945 को हुई थी। अब लोग बाग आपको पूरी तिथि भी नहीं बताएंगे, मैं आपको पूरी तिथि बता रहा हूँ। इसलिए देखो मेरा कोई ऐप नहीं है, मैं कोई कोर्स बेचता भी नहीं हूँ, बिल्कुल आपको ध्यान रखना। मैं जो ऑथेंटिक बिल्कुल प्रमाणिक बुक से आपको जो कंटेंट उपलब्ध करवाता हूँ जो कि राजस्थान सरकार द्वारा प्रमाणित है, उन्हीं बुकों से मैं आपको ये कंटेंट उपलब्ध करवाता हूँ और अच्छे से हर क्वेश्चन की मैं व्याख्या करता हूँ, जिससे कि उस व्याख्या में से आपके सवाल सारे एग्जाम्स के अंदर बने। अभी देखो फिलहाल आरएस का एग्ज़ाम आपका हुआ था, आरएस प्री वाला। मैं अगर बड़ी बात नहीं कहूँगा, राजस्थान जीके से आपसे जितने सवाल पूछे थे, ठीक है, सारे सवाल मेरे इन्हीं वीडियो से आए।
आप सारे वीडियो देख लेना, अगर देख के फिर मुझे कमेंट करना अगर एक सवाल बाहर गया तो, केवल एक या दो सवाल जिसकी मैं कह सकता हूँ कि वो बाहर से बने, तो बाकी सारे सवाल आए, ठीक है। इसके अलावा करंट अफेयर मैंने बताई थी, हूबहू करंट अफेयर छपी। तो मैं ये नहीं कहता कि मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, अगर आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करो। बाकी वाकई में कंटेंट जो मिला है ना, आप सारे पेपर देख लो, आपको खुद को पता चल जाएगा कि सारा कंटेंट सर के वीडियो में से आया है। बाकी अगर ये नहीं है कि मुझे सब्सक्रिप्शन बढ़ाना है, आपको ये क्या करना है। सब्सक्रिप्शन तो कब बढ़ता है, जब मेहनत करोगे, आप अच्छा कंटेंट उपलब्ध करवाओगे, तो वैसे बच्चे आपके चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि अच्छा कंटेंट जहाँ मिलता है अच्छी, तो वहाँ आप ऑटोमेटिकली आपका जाता है कि यार इसको सब्सक्राइब करना चाहिए, बहुत अच्छा कंटेंट उपलब्ध करवाया है। तो अब बढ़ जाते हैं आगे की तरफ, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये रीजनिंग का क्वेश्चन आप देख लेना, आगे आ गया मैं। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने कि मारवाड़ के अधोलिखित राजनीतिक संगठनों का कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। तो देख लेते हैं इसका अपन सही उत्तर आपका क्या होने वाला। तो इसमें अगर मैं बात करूँ, आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, सबसे पहले आपकी मारवाड़ हितकारिणी सभा है, फिर आपका मारवाड़ यूथ लीग है, फिर मारवाड़ प्रजामंडल है, फिर मारवाड़ लोक परिषद है। तो 5 का जो आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, सबसे पहले देखो, सबसे पहले मैं इसके उत्तर की चर्चा कर लेता हूँ, फिर इसकी व्याख्या करेंगे अपन। तो 5वें का जो आपको बिल्कुल सही आंसर होगा, सबसे पहला आपकी मारवाड़ हितकारिणी सभा की स्थापना हुई थी, ठीक है। बिल्कुल आपको याद रखना, पहले इसकी मरुधर मित्र हितकारिणी सभा के नाम से 1918 में इसकी स्थापना हुई थी, बिल्कुल याद रखना। फिर 1921 में इसका नाम बदल दिया गया, मारवाड़ हितकारिणी सभा रख दिया गया। मारवाड़ यूथ लीग की अगर मैं बात कर लूँ, तो मारवाड़ यूथ लीग की जो स्थापना हुई थी वो 1931 में। चलो इसके बाद जो हुआ था आपका, वो इसके बाद जो आएगा आपका मारवाड़ यूथ लीग, फिर आपका मारवाड़, इसके बाद जो आया था आपका फिर मारवाड़ प्रजामंडल, फिर आपका मारवाड़ लोक परिषद, ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा गाइस, बिल्कुल मैं आपको बता देता हूँ। अब मैं इनकी तिथियाँ आपसे शेयर करना चाहूँगा, ठीक है। फिर अपन मारवाड़ प्रजामंडल, चलो मैं मारवाड़ प्रजामंडल की पूरी बात कर लेता हूँ, उसमें सारों की तिथियाँ भी आ जाएगी और सारा आपका कन्फ्यूज़न क्लियर हो जाएगा। और मारवाड़ प्रजामंडल आपका इंपॉर्टेंट भी है, तो इसके जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है ना, ये आप अच्छे से जान जाओगे। तो देखो बिल्कुल मैं चर्चा करना चाहूँगा मारवाड़ प्रजामंडल की, देखो सारी तिथियाँ आपके सामने आने वाली, ठीक है। मारवाड़ प्रजामंडल की जो स्थापना हुई थी 1934 में हुई थी, पहले तो आपको ये याद रखना, मोटी मोटी चीज़ है। इसके संस्थापक या मारवाड़ प्रजामंडल से जुड़े नेताओं के अगर बारे में बात कर लूँ, तो संस्थापक तो थे आपके जयनारायण व्यास, इसके अलावा भंवरलाल सराफ, ठीक है। इसके अलावा मैं बात कर लूँ तो आनंद राज सुराणा, अभयमल जैन, अचलेश्वर प्रसाद शर्मा, चांदमल सुराणा, रणछोड़ दास गट्ठानी, मथुरा दास माथुर और इंद्रमल जैन, ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना। देखो इसके बाद में बात कर लेता हूँ, तो मरुधर मित्र हितकारिणी सभा नामक प्रथम राजनीतिक संगठन की स्थापना यह हुई थी मारवाड़ प्रजामंडल। इसके बाद 1920 की मैं बात कर लूँ, 1920 के अंदर आपका जयनारायण व्यास ने मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना करी थी, किसकी, मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना आपकी करी थी। और 1921 की बात कर लूँ, तो मारवाड़ हितकारिणी सभा की स्थापना हुई थी, किसकी, मारवाड़ हितकारिणी सभा की जो स्थापना हुई थी 1921 में, जैसा कि आपका ऑप्शन में भी है। ध्यान से सुनना सारी नॉलेज, और जो जानकारी मैं आपसे साझा कर रहा हूँ ना, ऑथेंटिक बुक से कर रहा हूँ, सीधा ही आपके एग्ज़ाम में बनेगी, ठीक है। इसलिए कहता हूँ मेरे चैनल के साथ जुड़ो, बहुत बेहतरीन कंटेंट उपलब्ध करवाऊँगा। वाकई में जो सिलेक्शन लेना चाहता है ना, वाकई में कि मैं कहता हूँ मेरे साथ जुड़ो, आप तैयारी करो, आपका कैसे सिलेक्शन नहीं होगा, फर्स्ट पेपर आपका कैसे नहीं निकलता, बस ये कि मेहनत करनी पड़ती है। देखो आजकल बिन मेहनत के कुछ भी नहीं मिलता है, हर कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि सोशल मीडिया से दूर हो जाओ, अगर किसी की कोई गर्लफ्रेंड है तो उससे भी दूर हो जाए। अगर मैं बात कर लूँ कोई किसी काम में फंसा हो, अगर वाकई में सिलेक्शन लेना तो सारे कामों को छोड़कर आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, ठीक है। इसके बाद मैं बात कर लेता हूँ, देखो एक सुखदेव प्रसाद जो थे, उन्होंने एक नया संगठन बनाया था, राजभक्त देश हितकारिणी सभा। सवाल पूछा जा सकता है कि मारवाड़ प्रजामंडल के दौरान राजभक्त देश हितकारिणी सभा की स्थापना किसने करी थी, यह संगठन किसने बनाया था। तो इसका जो आपका राइट आंसर होगा, सुखदेव प्रसाद के द्वारा बनाया गया था। फिर मैं बात कर लेता हूँ गाइज 1929, 1929 में जयनारायण व्यास ने अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद की जोधपुर इकाई यानी मारवाड़ राज्य लोक परिषद की स्थापना की थी, ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना। अब ये देखो आपका ऑप्शन नंबर 4 से मैच मत कर लेना आप, कि मारवाड़ लोक परिषद, मैं बात कर रहा हूँ मारवाड़ राज्य लोक परिषद की स्थापना हुई थी आपकी 1929 में, जबकि मारवाड़ लोक परिषद अलग है, इसका बाद में आने वाला आपका। इसके बाद बात कर लेते हैं 10 मई 1931 को जय नारायण व्यास ने मारवाड़ यूथ लीग की स्थापना करी थी,
किसकी स्थापना करी थी? मारवाड़ यूथ लीग की जो स्थापना हुई थी आपकी, वो 10 मई 1931 को हुई थी। 1931 में ही आपके बाल भारत सभा नामक एक नई संस्था का भी गठन किया गया था। इसके अलावा मैं बात कर लूँ तो देखो, एक नेता थे मारवाड़ प्रजामंडल से रिलेटेड, गणेशी लाल व्यास, जिसे उस्ताद कहा जाता था। सरकारी नौकरी छोड़कर ही इन्होंने अपनी कविताओं का संग्रह किया और गरीबों की आवाज़ के माध्यम से जन जागृति फैलाने का कार्य किया था। किसने? गणेशी लाल व्यास ने। इसके अलावा मैं बात कर लूँ तो मारवाड़ राज्य लोक परिषद का जो प्रथम अधिवेशन हुआ था वो 24 और 25 नवंबर 1931 को हुआ था। इसका आयोजन आपके पुष्कर में हुआ था। कहाँ हुआ था? पुष्कर, अजमेर में। ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना है। इसके जो सभापति थे वो चांदकरण शारदा थे। कौन थे? चांदकरण शारदा, बिल्कुल आपको याद रखना है। इसके जो सभापति थे आपके कौन थे? चांदकरण शारदा थे। इसके अलावा मैं बात कर लूँ तो 1934 में भंवरलाल सर्राफ की अध्यक्षता में जोधपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई और अभयमल जैन को इसका आपका मंत्री बनाया गया। और सन 1936 के अंदर कृष्णा दिवस मनाया गया। ये सवाल पहले आपका एग्जाम में सेकंड ग्रेड में पूछा हुआ है। जब फर्स्ट बार पूछा था ना, किसी को नहीं आया था ये सवाल कि कृष्णा दिवस कौन से प्रजामंडल से संबंध रखता, तो मारवाड़ प्रजामंडल। कब मनाया गया? 1936 में। इसके अलावा मैं बात कर लूँ 21 जून 1936 को जोधपुर शिक्षा दिवस मनाया गया आपका। 20 नवंबर 1937 को जोधपुर प्रजामंडल को अवैध रूप से घोषित कर दिया गया। ठीक है, जब 23 जनवरी 1938 को सुभाष चंद्र बोस जब जोधपुर पहुंचे थे, ठीक है, तो उस समय जोधपुर गए भी थे और 16 मई 1938 को मारवाड़ लोक परिषद नामक संगठन की स्थापना की, जिसके जो अध्यक्ष चुना गया था वो रणछोड़ दास गट्टानी को चुना गया था। किसको? रणछोड़ दास गट्टानी को। तो ये आ गया आपकी मारवाड़ लोक परिषद, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में है। ठीक है, इसका विरोध वकील गणेश दास बोहरा ने 20 मई 1938 को श्री राजभक्त देश हितकारिणी सभा की स्थापना की थी। ठीक है, फरवरी 1939 में मारवाड़ सरकार ने जैनानी व्यास के राज्य के प्रवेश पर बैन लगा दिया, वो हटा दिया था वापस। और जैनानी व्यास पर लगे प्रतिबंध को हटवाने में बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह का काफ़ी योगदान था। इसके बाद बात कर लूँ तो 28 मार्च 1941 को मारवाड़ में उत्तरदायी शासन दिवस मनाया गया और जोधपुर नगर पालिका के चुनाव 7 से 8 जून 1941 को हुए। जयनारायण व्यास को जोधपुर नगर का प्रथम अध्यक्ष निर्वाचित हुए और 19 जून 1942 को बाल मुकुंद बिस्सा, जो कि जोधपुर की जेल में शहीद हुए थे। कौन सी जेल में? जोधपुर की जेल में आपके शहीद हुए थे। बाल मुकुंद बिस्सा का जो संबंध है पीलवा ग्राम से था और बाल मुकुंद बिस्सा को ही आपका राजस्थान का जतिन दास कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राजस्थान का जतिन दास। इसके अलावा मैं बात कर लूँ तो मारवाड़ लोक परिषद ने 14 नवंबर 1947 को विधानसभा का विरोध दिवस भी मनाया और 23 अक्टूबर 1945 को जवाहरलाल नेहरू भी आपके जोधपुर आए थे। देखो, सुभाष चंद्र बोस भी आए थे आपके और आपके जवाहरलाल नेहरू भी आए थे। ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना है। सुभाष चंद्र बोस कब आए थे? तो आपको बिल्कुल याद रखना, सुभाष चंद्र बोस जो आए थे ना आपके, कब आए थे? आपको बिल्कुल याद रखना 1938 में आए थे, जबकि जवाहरलाल नेहरू जो आए थे आपके 1945 में आए थे। और संविधान सभा में जोधपुर में आपके तो सीएम वेंकटाचार्य जयनारायण व्यास को प्रतिनिधि बनाकर भेजा गया। 3 मार्च 1948 को राज्य में प्रथम लोकप्रिय मिलीजुली मंत्रिमंडल का गठन किया गया। जयनारायण व्यास प्रधानमंत्री और माधो सिंह को दीवान बनाया गया और 30 मार्च 1949 को जोधपुर राज्य को राजस्थान में शामिल कर लिया गया। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसकी बहुत शानदार मैंने व्याख्या करी है, ज़रूर आप अपने नोट्स तैयार करना। एक सवाल आपका बाहर जाने नहीं दूंगा, ये मेरी गारंटी है आप लोगों से। लेकिन बस तैयारी आपको करनी पड़ेगी, मेहनत आपको करनी पड़ेगी, रातें तो आपको काली करनी पड़ेगी अगर सिलेक्शन चाहिए तो। वाकई में नौकरी बहुत आसान है। मैं कहता हूँ इस दौर में लोग कहते हैं कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा, लेकिन मैं कहता हूँ कि कंपटीशन अभी भी नहीं है। वैसे पढ़ते कितने लोग हैं ये तो बताओ मुझे, और दूसरा पढ़ते भी सब है, लेकिन स्मार्ट तरीके से कौन पढ़ता है ये तो बताओ। सब पूरी किताबें रट देते हैं, सवाल इसमें तो गिने चुने टॉपिक से सवाल बनते हैं फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर में आपके। भाई प्रजामंडल से बन गया, क्रांति से बन गया, आपका गुज्जर प्रतिहार के जो शासक है उनसे बन गया। ठीक है, तो गिने चुने टॉपिकों से आपके सवाल बनते हैं और आप क्या करते हो, पूरी पूरी किताबें रट देते हो। सिलेक्शन कैसे होगा? कंपटीशन बहुत कम है, स्मार्ट तरीके से स्टडी कीजिएगा। और अभी मैं कहता हूँ वाकई में फर्स्ट ग्रेड बनना, रोज़ के 12 घंटे आप निकाल लो, रोज़ के 12 घंटे आप निकाल लो, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। कोचिंगों के चक्कर में मत पढ़ना। कोचिंगों में आपका आधा जैसे ऑफलाइन जो कोचिंग जाते हैं ना उनकी खैर, हम अगर ऑनलाइन कोई पढ़ता तो ठीक है, लेकिन ऑफलाइन कोचिंग जाने में आधा समय तो उनका वैसे ही व्यर्थ हो जाता है, क्योंकि 7 से 8 घंटे उनके वैसे ही ख़राब हो जाते हैं। ठीक है, इसलिए मैं कहता हूँ अगर ऑनलाइन पढ़ो, आप कोई ऐप है आपका तो बिल्कुल आप उससे स्टडी कीजिएगा। मैं ये नहीं कहता कि भी मेरे से पढ़ाई करो। अगर आपने उत्कर्ष का ले रखा है या जिस किसी का भी ले रखा है, परिष्कार से ले रखा है, ठीक है, या संकल्प गंगानगर का, जिसका भी आप ले रखा हो, अच्छे से पढ़ो। बेहतरीन कंटेंट उन्होंने उपलब्ध करवा रखा होगा। और
मेरे चैनल के साथ भी आप जुड़ सकते हो, मैं भी आपको बहुत अच्छा कंटेंट उपलब्ध करवाता हूँ। तो छठा क्वेश्चन जैसा कि आपके सामने है, तो छठे क्वेश्चन के बारे में अपन देख लेते हैं। देखो छठा क्वेश्चन जो है, वह गुज्जर प्रतिहार शासक जिसने रणहस्तिन के विरुद्ध धारण किया था। विरुद्ध यानी आपकी क्या होती है, उपाधि धारण की थी। तो इसका अपन उत्तर देख लेते हैं। इसका जो उत्तर होने वाला आपका कौन सा होने वाला, तो इसका उत्तर अपन देख लेते हैं गाइस। देखो इसका जो सही आंसर होगा आपका वत्सराज, नागभट्ट प्रथम, नागभट्ट द्वितीय, मिहिर भोज। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा वत्सराज। ठीक है, अभी देखो ये मिहिर भोज आपका आरएस के अंदर आया था। फर्स्ट ग्रेड के जो साथी हैं आरएस का एग्जाम दिया था, याद ही होगा। ये सवाल ये पूछा गया था आपका कि सुलेमान जो अरब यात्री है वो किनके काल के अंदर आया था। तो इसका जो उत्तर था आपका मिहिर भोज ने लिखा हुआ था। भोज प्रथम व ऑप्शन में था, तो भोज प्रथम ही मिहिर भोज के नाम से जाना जाता है। तो इसका जो राइट आंसर मिहिर भोज था। लेकिन इस क्वेश्चन का रणस्थल की जो उपाधि धारण करती किसने, वो वत्सराज ने करी थी। वत्सराज के कार्यकाल की मैं बात कर लूँ तो 783 से लेकर 795 तक था। ठीक है, ये देवराज के पुत्र थे। इन्हें प्रतिहार राजवंश का वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है। अभी बिल्कुल आपको याद रखना, प्रतिहार गुज्जर प्रतिहार राजवंश का जो वास्तविक शासक था ना, वो वत्सराज था। वत्सराज ने रणहस्तिन के साथ साथ एक और उपाधि धारण करी थी, वो भी आपके एग्जाम में पूछी जा सकती। कौन सी उपाधि, तो आपको बिल्कुल याद रखना, जयवराह। कौन सी उपाधि, जयवराह। ये उपाधि भी आपके वत्सराज के द्वारा ही धारण की गई थी। इसके अलावा मैं इनके बारे में बात कर लूँ तो कुवल्यमाला के जो रचनाकार उद्योतन सूरी और तथा हरिवंश पुराण के जो रचनाकार आचार्य जीन सेन सूरी, ये वत्सराज के दरबारी विद्वान ही थे। बिल्कुल आपको याद रखना कौन कौन, एक तो आपके उद्योतन सूरी और एक आप जिनसेन सूरी, ये वत्सराज के दरबारी कवि थे। उद्योतन सूरी द्वारा लिखा हुआ ग्रंथ आपका कुवल्यमाला है, और जैन जिनसेन सूरी के द्वारा आपका जो लिखा हुआ है वो हरिवंश पुराण है। बिल्कुल आपको याद रखना। और देखो इनके काल के अंदर आपका त्रिपक्षीय संघर्ष भी था, उनके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। वैसे वत्सराज के शासनकाल में कन्नौज पर अधिकार को लेकर बंगाल के पाल और मालखेत के आपके राष्ट्रकूट और शासकों के साथ त्रिपक्षीय संघर्ष प्रारंभ हो गया था, जो कि 175 साल चला था। कन्नौज के समय प्रमुख व्यापारिक केंद्र होने के कारण संपूर्ण भारत का प्रधान केंद्र माना जाता था। जो कोई कन्नौज का शासक होता वे भारत का चक्रवर्ती सम्राट कहलाता था। इसी कारण आपका त्रिपक्षीय संघर्ष चल रहा था। कन्नौज को राजधानी के रूप में हर्षवर्धन ने स्थापित किया था। हर्षवर्धन के पश्चात कन्नौज पर दुर्बल राजवंश आयुध वंश का अधिकार हो गया। आयुध वंश के दो भाई थे, एक तो इंद्रायुध एक चक्रायुध, आपस में उत्तराधिकारी के लड़े, जिसके कारण भारत तीन बड़ी शक्तियों में गुज्जर प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट ने कन्नौज पर अधिकार करना चाहा और उनके बीच त्रिपक्षीय संघर्ष प्रारंभ हो गया। इसके अलावा मैं बात कर लूँ तो देखो पालों के साथ भी संघर्ष हुआ था आपके वत्सराज का। तो वत्सराज साम्राज्य का विस्तार करता हुआ गंगा यमुना दोआब के पाल शासक धर्मपाल को परास्त करके कन्नौज की तरफ लौटा। जब कन्नौज की तरफ लौट रहा था तो राष्ट्रकूट शासक ध्रुव प्रथम ने आक्रमण कर दिया, जिससे वत्सराज आपका परास्त हो गया, जिसके कारण वत्सराज को मरुस्थल के अंदर शरण लेनी पड़ी। ध्रुव प्रथम जो कि पाल शासक जो थे धर्मपाल को परास्त करते हुए कन्नौज पर अधिकार कर लिया, और इस विजय के उपलक्ष्य में ध्रुव प्रथम ने गंगा यमुना दोआब को अपना राज्य के प्रतीक चिन्ह भी बनाया था। ठीक है, फिर बात कर लो, परंतु दक्षिण भारत में विद्रोह होने के कारण ध्रुव कन्नौज छोड़कर चला जाता है। इसी समय धर्मपाल चक्रायुध का संरक्षण देते हुए उसे कन्नौज का शासक बना देता है। तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना है, वत्सराज के काल के मैंने आपको बता दिया, सीधा सवाल आपका एग्जाम में बनता है। आगे बढ़ते हैं गाइस, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन बिल्कुल आपके सामने है। निम्न में से किसकी सलाह पर दयानंद सरस्वती ने हिंदी भाषा के अपने विचारों पर प्रचार का निर्णय किया था। तो 7 का जो सही आंसर होने वाला बिल्कुल ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, केशव चंद्र सेन। ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, केशव चंद्र सेन। देखो इनके बारे में अगर मैं थोड़ा सा आपको बताऊं तो केशव चंद्र सेन के प्रयत्न से ही 1872 में लड़कियों की विवाह के उम्र बढ़ाने का कानून बना था। ठीक है, इसके अलावा ये इंग्लैंड गए थे। इंग्लैंड से जब वापस लौटे थे ना, तब इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन नामक संस्था बनाई थी, और इसकी सदस्यता के लिए सभी जाति और धर्म के लोगों के लिए खुली थी। इसके अलावा मैं बात कर लूँ तो देखो ये एक प्रसिद्ध धार्मिक और समाज सुधारक भी थे, जो ब्रह्म समाज के संस्थापकों में से एक थे। वे बड़े तीव्र बुद्धि और तार्किक और विद्वान युवक थे। उन्होंने उत्साहपूर्वक समाज को संगठित करना प्रारंभ किया। इस कारण वे शीघ्र ही आचार्य के पद पर नियुक्त हो गए। केशव चंद्र सेन ने ही आर्य समाज के स्वामी दयानंद सरस्वती को सलाह दी थी कि वे सत्यार्थ प्रकाश की रचना हिंदी में करें। ये सवाल आपका पूछा गया था। ठीक है, क्वेश्चन में केशव चंद्र सेन ने स्वामी जी के विचार आपस में नहीं मिलते थे, जिसके कारण ब्रह्म समाज का विभाजन
आदि ब्रह्म समाज और भारतीय ब्रह्म समाज के अंदर हो चुका था। तो ये फैक्ट भी आपको बिल्कुल याद रखना, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से जयपुर के किस शासक ने सर्वप्रथम नागा दादू पंथियों को सेना में भर्ती किया था? अब देखो कितना अच्छा सवाल है, बहुत डीप से पूछा था ये सवाल। सवाई जय सिंह, ईश्वरी सिंह, माधो सिंह प्रथम और प्रताप सिंह। इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर 1 सवाई जय सिंह। ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगर मैं सवाई जय सिंह की बात करूँ गाइस, तो बिल्कुल आपको याद रखना सवाई जय सिंह के कार्यकाल जो था वो 1700 से लेकर 1743 तक था, यानी 43 साल इन्होंने जयपुर पर राज किया था। ठीक, और 7 मुगल बादशाह, बिल्कुल आपको याद रखना 7 मुगल बादशाहों की सेवा की थी। ठीक है, इसके अलावा मैं बात कर लूँ तो आपको बिल्कुल याद रखना इन्हीं के काल में आपका सांबर का युद्ध हुआ था। ठीक है, जिस कब हुआ था सांबर का युद्ध? 1709 के अंदर। ये देखो पहली बार आपने सुना होगा ये सांबर का युद्ध 1709 में हुआ था। ठीक है, और मुगल सेनापति इसमें जो थे सैयद हुसैन थे, और मारवाड़ के राजा अजीत सिंह और आमेर के राजा सवाई जय सिंह की संयुक्त सेना के मध्य आपका लड़ा गया था। ठीक है, तो बिल्कुल आपको याद रखना इसके अंदर विजय किसकी हुई थी, तो आपको बिल्कुल याद रखना है कि सांबर के युद्ध में मारवाड़ के राजा अजीत सिंह और आमेर के राजा जय सिंह की संयुक्त सेना ने मुगल सेनापति सैयद हुसैन को हरा दिया था। ठीक है, और सांबर के युद्ध के बाद सवाई जय सिंह ने आमेर पर पुनः अधिकार कर लिया, और सांबर युद्ध के बाद सांबर झील पर मारवेड़ और आमेर जो मारवाड़ और आमेर का जो है आपका बिल्कुल संयुक्त अधिकार हो गया। उसके बाद गगवाना का युद्ध हुआ था आपका। ठीक है, गगवाना का युद्ध आपके अजमेर के गगवाना नामक स्थान पर हुआ था 1741 में। कब हुआ था? 1741 ईस्वी में हुआ था। बिल्कुल आपको याद रखना गगवाना का युद्ध कब हुआ था, तो 1741 में हुआ था। किन के मध्य हुआ था, तो ये भी आपको याद रखना। गगवाना का युद्ध मारवाड़ के राजा अभय सिंह और बीकानेर के राजा जोरावर सिंह के मध्य लड़ा गया। गगवाना के युद्ध में सवाई जय सिंह ने बीकानेर के राजा जोरावर सिंह का साथ दिया और अभय सिंह को हरा दिया, यानी मारवाड़ के जो शासक थे अभय सिंह की पराजय हुई थी इसमें, बिल्कुल आपको याद रखना। और सवाई जय सिंह ने किसका साथ दिया था, तो बीकानेर के जो राजा थे आपके जोरावर सिंह, उनका आपका साथ दिया था। आगे बढ़ते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। इनके काल के अंदर ही आपका देखो मैं आपको बता देता हूँ महत्वपूर्ण युद्ध। मंदसौर का युद्ध हुआ था 1733 के अंदर। ठीक है, ये मराठों और सवाई जय सिंह के मध्य लड़ा गया था। ठीक है, इसके अंदर मराठों की जीत होती। इसके अलावा एक आपका होता है रामपुरा का युद्ध, जो कि 1735 के अंदर हुआ था। कब हुआ था? 1735 में। ये भी मराठा और सवाई जय सिंह के मध्य लड़ा गया था, इसमें भी आपकी मराठों की जीत हुई थी। एक आपका होता है धौलपुर समझौता, ये इंपॉर्टेंट है। धौलपुर समझौता देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल याद रखना। धौलपुर समझौता हुआ था 1741 ईस्वी में। कब हुआ था? 1741 ईस्वी में। सवाई जय सिंह ने मराठा पेशवा बालाजी यानी बाजीराव के साथ धौलपुर समझौता किया था। ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना है। इसके अलावा मैं इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात कर लेता हूँ गाइस, तो बिल्कुल आपको याद रखना है। देखो सवाई जय सिंह जो थे ना, इनकी स्थापत्य कला की बात कर लूँ तो जयपुर को बसाया था, नाहर किला का निर्माण करवाया था, चंद्र महल का निर्माण करवाया, सिसोदिया रानी के महल का निर्माण करवाया, जल महल बनवाए, गोविंद देव जी का मंदिर बनवाया, हरमाड़ा नहर बने, और जंतर मंतर इनका सबसे खास है। देखो जयपुर की जो स्थापना करवाई थी वो सवाई जय सिंह ने करवाई थी 18 नवंबर 1727 को। जयपुर शहर के जो आपके आर्किटेक्ट यानी वास्तुकार जो थे वो विद्याधर भट्टाचार्य थे, बिल्कुल आपको याद रखना। और जयपुर शहर की स्थापना में पुर्तगाली ज्योतिष जेवियर डी सिल्वा, यानी पुर्तगाली जो ज्योतिष थे आपके जेवियर डी सिल्वा की सहायता ली गई थी। सवाल एग्जाम में बन सकता है आपका। इसके अलावा देखो मैं इंपॉर्टेंट फैक्टों की बात कर लेता हूँ, तो बिल्कुल आपको याद रखना है। जयपुर को कंटेंट शहर और बगदाद शहर की तर्ज पर बसाया गया, और जयपुर को कंटेंट शहर और बगदाद शहर जैसा ही बनाया गया। कंटेंट एक चीन का एक शहर है और बगदाद आपका इराक का एक शहर है। जयपुर को 9 वर्गों के सिद्धांत पर बसाया गया है। बादल महल जयपुर की पहली इमारत थी। जयपुर भारत का पहला आधुनिक और नियोजित शहर है, अर्थात जयपुर को प्लानिंग के साथ व्यवस्थित रूप से आपका बसाया गया था। बादल महल को पहले शिकार होदी कहा जाता था। क्या कहा जाता? शिकार होदी। और बख्त राम शाह की जो पुस्तक है ना बुद्धि विलास, ये एग्जाम में पूछा हुआ है। बुद्धि विलास जो ग्रंथ है किनका है? बख्त राम शाह का, कि जयपुर की स्थापना की जानकारी इसमें आपको मिलती है। इसके अलावा मैं बात कर लेता हूँ तो देखो कच्छावा वंश की ये चौथी राजधानी थी जयपुर की। ठीक है, और जुलाई 2019 की यूनेस्को में जयपुर को विश्व विरासत सूची में भी आपका शामिल कर लिया गया है। तो ये फैक्ट भी आप याद रख सकते हो। इसके अलावा इनके द्वारा जो है ना, देखो मैं आपको बता देता हूँ जो आपको याद रखना है। एक तो आपको याद रखना है जंतर मंतर, इन्होंने 5 जंतर मंतर का निर्माण करवाया था। कितनी? 5 जंतर मंतर का इन्होंने निर्माण करवाया था। कौन कौन सी? एक तो जंतर मंतर आपकी दिल्ली वाली, एक जयपुर वाली, एक उज्जैन वाली, एक मथुरा वाली,
ठीक है, और एक आपकी बनारस वाराणसी। ठीक है, तो ये आप बनारस और वाराणसी एक, ये 5 जंतर मंतर। इसमें सबसे मैं बता दूँ तो दिल्ली में जो जंतर मंतर है ये सबसे पहला जंतर मंतर था। ठीक है, और जयपुर का जो जंतर मंतर है वो सबसे बड़ा जंतर मंतर है। ठीक है, और जयपुर वाला जो जंतर मंतर है ना 2010 में से यूनेस्को की सूची में भी शामिल कर लिया था। और 2010 में ही कालबेलिया जो कि एक अमूर्त नृत्य है उसको भी आपका यूनेस्को की सूची में शामिल कर लिया था। इसके अलावा सवाई जयसिंह के जो दरबारी कवि हैं ना उनके बारे में थोड़ा सा आप याद रखना, एग्जाम में बार बार सवाल बनता है। तो सवाई जयसिंह के जो दरबारी विद्वान एक तो पुंडरिक रत्नाकर, पंडित जगन्नाथ, केवल राम, नयनचंद्र मुखर्जी, मोहम्मद मेहरी और मोहम्मद शरीफ, ये जो थे आपके सवाई जयसिंह के दरबारी विद्वान थे। एक बार सवाल ये पूछा था कि महाराणा कुंभा के दरबार में कौन नहीं रहता, तो इसी प्रकार का सवाल वापस बन सकता है, सवाई जयसिंह का कौन दरबारी नहीं था। ऑप्शन में आपको दे दिया कि केवल राम, नयनचंद्र मुखर्जी, मोहम्मद मेहरी, मोहम्मद शरीफ, उपयुक्त सभी। तो आप कंफ्यूज हो जाओगे क्योंकि ये नाम आपने पहली बार सुने होंगे। इसलिए कहते हैं ना कि अच्छे से थोड़ी डीपली पढ़ाई करो तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। इसके अलावा देखो एक मैं देबारी समझौते की बात कर लेता हूँ जो कि आपका 1708 के अंदर हुआ था। कब हुआ था? 1708 में। देबारी समझौते के अनुसार सवाई जयसिंह के बेटे माधो सिंह को जयपुर का राजा होना चाहिए था, लेकिन सवाई जयसिंह ने अपने बेटे ईश्वरी सिंह को जयपुर का राजा बनाया था। माधो सिंह और ईश्वरी सिंह के बीच राजगद्दी के लिए दोनों भाइयों का उत्तराधिकारी संघर्ष हुआ था इसके अंदर। ठीक है, तो ये देबारी समझौता आपको बिल्कुल याद रखना है। आगे बढ़ते गाइज, अगला क्वेश्चन देख लेते थे। सोल ऑफ इंडिया लिखी गई थी, किसके द्वारा लिखी गई थी आपको बताना। वीडी सावरकर, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये विपिन चंद्र पाल के द्वारा लिखी गई थी। ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना है। ठीक है, लाल पाल बाल आप जानते होंगे, लाल यानी आपका लाला लाजपत राय, बाल यानी आपका बाल गंगाधर तिलक, और विपिन चंद्र पाल आपका पाल हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा कुछ और ग्रंथों की अगर मैं बात कर लेता हूँ तो आपके देखो, एक तो आधुनिक साहित्य से आपका सवाल पूछा जाता है, आधुनिक जो ग्रंथ है, और दूसरा आपके प्राचीन ग्रंथ जो है उनसे सवाल आपसे पूछा जाता है। प्राचीन ग्रंथ में पहले भी बता चुका हूँ और एक बार वापस आपको बता देता हूँ। पृथ्वीराज व्रासो जो है चंद्रवरदाय ने लिखा था, रजत रंगनी आपके कलहण ने लिखा था, चोर पंचासिका आपके विलहन ने लिखा था, कीर्ति कौमुदी आपके सोमेश्वर ने लिखा था, कर्पूर मंजरी आपके राजशेखर ने लिखी थी, इंडिका मैगस्थनीज, चरक संहिता चरक द्वारा लिखा गया, सुश्रुत संहिता आपके सुश्रुत द्वारा लिखा गया, मृच कटिकम आपके शुद्रक के द्वारा लिखा गया, संगीत रत्नाकर आपका सारंग देव के द्वारा लिखा गया, मिताक्षर आपका विज्ञानेश्वर के द्वारा लिखा गया, किराता अर्जुनियम भारवी के द्वारा लिखा गया, पंचतंत्र आपका विष्णु शर्मा के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा? विष्णु शर्मा के द्वारा। न्याय भाष्य और कामसूत्र वात्स्यायन के द्वारा लिखा गया है, जबकि काव्यदर्श और 10 कुमार चरित्र ये आपके दंडी कवि दंडी के द्वारा लिखा गया, जबकि वासव दत्ता ये सुबंधु कवि सुबंधु के द्वारा आपका लिखा गया है। तो ये फैक्ट भी आपको बिल्कुल याद रखना है जो कि एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखो, अर्थुणा का मंडलेसा मंदिर बनवाया था, कितना शानदार सवाल है, बहुत डीप से पूछा गया था। इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल कांकदेव परमार ने, सत्यराज परमार ने, मंडलिका परमार ने, चामुंडराज परमार ने। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखो चामुंडराज की बात कर लो तो चामुंडराज ने 1079 ईस्वी में अर्थुणा में मंडलेश्वर महादेव के मंदिर का निर्माण करवाया, जिसे मंडलेसा मंदिर कहा जाता है। अर्थुणा के शिव मंदिर की प्रशस्ति पर वागड़ के परमार शासकों का अच्छा वर्णन भी मिलता है। इस वंश के शासक में जैसे धनिक, कंकदेव, सत्यराज, मंडलिक, चामुंडराज, विजयराज आदि थे। इस शाखा का जो अंतिम शासक था वो विजयराज था। कौन था? विजयराज। लगभग 1179 में गुहिल नरेश सामंत सिंह ने वागड़ पर अधिकार कर इस राज्य को परमार के शासन को समाप्त ही कर दिया, और अर्थुणा के परमार शासकों द्वारा कराया गया निर्माण आज भी मौजूद है लेकिन खंडर अवस्था में हो गया। इसके अलावा आपको याद रखना एक परमार शासक था आपका मंडलिक। कौन था? मंडलिक। इसने 1059 ईस्वी में पाणाहेड़ा में मंडलेश्वर शिव मंदिर का निर्माण करवाया था। ये सवाल आपका पूछा जा सकता है। ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना है। आगे बढ़ते गाइस, तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला मैथ्स का आप देख लेना, ये भी मैथ्स का आपका आप देख लेना। ये है आपका 13, क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं अपन। निम्नलिखित में से कौन सी गुप्तकालीन पाषाण प्रतिमा नहीं है? तो 13 की अगर मैं बात कर लूँ तो बिल्कुल सुल्तानगंज बुद्ध, ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके बारे में अगर थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ तो देखो, सुल्तानगंज बुर्ज जो है ना ये भागलपुर ज़िले में है। ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखें, जो कि बिहार में पड़ता है। वह एक शहर है सुल्तानगंज, वहाँ है। ठीक है,
सुल्तानगंज बुद्ध की एक तांबे की बुद्ध मूर्ति है जो 500 से 700 ईस्वी के बीच बनी हुई है। मूर्ति की ऊंचाई में बात करूँ तो 2 से 3 मीटर, इसका वजन की बात कर लो तो 500 केजी। कितना? 500 केजी। और ये 1861 में ईस्ट इंडियन रेलवे के निर्माण के दौरान पाया गया। वर्तमान में ये बर्मिंघम आर्ट गैलरी इंग्लैंड के बर्मिंघम में आपका रखा हुआ है। ये गुप्त साम्राज्य काल की है। बर्मिंघम संग्राम में एक वार्षिक बुद्ध दिवस का आयोजन किया गया जिसमें बौद्ध धर्म से संबंधित विभिन्न परंपराओं का आपका प्रदर्शन किया गया था। तो ये फैक्ट इसके बारे में आपको बिल्कुल याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला आपका मैथ्स का है तो आप देख लेना। आगे बढ़ते हैं गाइस। तो ये अगला क्वेश्चन आपका फिर मैथ्स का है तो आप देख लेना। आगे बढ़ते हैं। मैथ्स ये आ गया आपका 17। निम्नलिखित में से किस पुरातत्व स्थल का 1962-63 में एन आर बैनर्जी और कैन दीक्षित ने उत्खनन किया था? तो 17 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा कालीबंगा, आहट, गणेश्वर, बैराठ। 17 का जो बिल्कुल आपका राइट आंसर होना और ऑप्शन नंबर 4 बैराठ का उत्खनन जो है वो आपका एन आर बैनर्जी। एन आर बैनर्जी का पूरा नाम है नील रतन बैनर्जी। के एन दीक्षित का पूरा नाम है कैलाश नाथ दीक्षित। इन्होंने उत्खनन किया था। ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना। अगर बैराठ सभ्यता की मैं बात कर लूँ तो ये जयपुर में स्थित है। ठीक है, कहाँ स्थित है? आपकी जयपुर के अंदर स्थित है, बिल्कुल आपको याद रखना। इसके अलावा मैं बात कर लूँ तो कौन सी नदी के किनारे मिली थी? तो ये बाणगंगा नदी के किनारे मिली थी। कौन सी नदी के किनारे मिली थी? बाणगंगा नदी के किनारे आपकी मिली थी। लेकिन अब याद रखना गाइज, ये जो बैराठ सभ्यता अब जयपुर में नहीं रही, अब कोटपुतली बहरोड में चली गई है। ठीक है, आपको याद रखना। बैराठ सभ्यता कौन से जिले में शामिल कर ली? कोटपुतली बहरोड में। बिल्कुल आपको याद रखना। और इसकी खोज जो करी थी सर्वप्रथम वो कैप्टन बर्ट ने करी थी 1837 में। और उत्खनन सर्वप्रथम जो किया था वो दयाराम साहनी ने करा था 1936-37 में। इसमें आपको एक बीजक की पहाड़ी मिली है जहाँ पर बाबरू का शिलालेख जो कि विराट नगर के बाबरू गांव में 1137 में कैप्टन बर्ट ने अशोक का एकमात्र बेलनाकार शिलालेख प्राप्त किया था। ये शिलालेख अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी होने का सबसे बड़ा प्रमाण भी है। इस शिलालेख में 7 बौद्ध ग्रंथों का आपका उल्लेख मिलता है। कितने का? 7। वर्तमान में ये शिलालेख कलकत्ता का जो संग्रहालय वहाँ रखा हुआ है आपका। इसके अलावा में देखो यहाँ पर आपको बैराठ से 26 मुद्राएं प्राप्त हुई। इसमें से 8 मुद्राएं चांदी की पंचमार्क मुद्राएं हैं और 26 मुद्राएं जो है यूनानी है। उसमें से 16 जो मुद्राएं हैं आपके यूनानी शासक मिनांडर की है। किसकी है? मिनांडर की। ये भी आपको याद रखना। इसके अलावा इसी सभ्यता में आपका चीनी यात्री हैंसांग का आया था और बीजक की पहाड़ी पर आया था और उसने बताया था कि यह 5 बौद्ध ग्रंथों का जो है यहाँ अध्ययन भी किया था। ठीक है, कितने ग्रंथों का? 5 बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन भी किया था। इसके अलावा यह गणेश डूंगरी भी है। गणेश डूंगरी में गोल गुंबद वाले बौद्ध मठ, आपको बौद्ध मठों के जो अवशेष है यह सब प्राप्त हुए। बिल्कुल आपको याद रखना। इसके अलावा भीम डूंगरी से महाभारत कालीन आपको अवशेष प्राप्त हुए। इसके अलावा मैं विराटनगर की बात करूँ तो लोहे के औजार और लोहे गलाने की भट्टी आपको प्राप्त हुई है। बिल्कुल आपको याद रखना। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन बिल्कुल आपके सामने है। देखो मैंने बताया था ना, गिने चुने टॉपिक से आपका सवाल बनता है। एक तो 1857 की क्रांति हो गया, आपकी सभ्यता हो गया, आपके प्रजामंडल हो गए। इसलिए स्मार्ट स्टडी करना सीखो। सिलेक्शन अगर आपको वाकई में लेना है तो मेहनत करनी पड़ेगी। ये देखो, ये सवाल मैंने आपको कितनी बार बताया, अगर पिछली क्लासें देखी हो तो आपने हर बार बताता हूँ मैं आपको, पॉलिटिकल एजेंट याद कर लो, पॉलिटिकल एजेंट याद कर लो। हत्ता कि 1857 के सारे शासक भी बताए थे, एकीकरण के सारे शासक भी बताए थे पिछले वीडियो में। इसलिए कहता हूँ पिछले मैंने 5-7 पेपर जो है वो आपके फर्स्ट ग्रेड के करा रखे हैं। अच्छे से जाके उनको देखिएगा, बहुत ही अच्छा आपको मैटर मिलने वाला है। तो देख लेते हैं सवाल क्या। निम्नलिखित में से देशी रियासतों से संबंधित पॉलिटिकल एजेंट 1857 के विद्रोह के प्रारंभ के समय कौन सा युग्म असंगत है? भरतपुर के आपके कैप्टन जेडी हॉल, यही असंगत है भाई, पहले ही आपका असंगत है। जयपुर के कर्नल ईडन थे। मेवाड़ के सी एल शावर्स थे। मारवाड़ के मैक मौसन थे। भरतपुर के जो थे आपके वो कौन थे? मॉरिसन। और कुछ किताबों में आपको जो कि बोर्ड की है, राजस्थान की बोर्ड की किताब, उसमें आपको निक्सन भी मिलता है। तो मॉरिसन और निक्सन का जो संबंध था वो भरतपुर से था। जबकि जेडी हॉल का जो संबंध था ना आपका, वो सिरोही रियासत से था। कौन सी रियासत से? सिरोही रियासत से आपका था। जबकि मेजर बर्टन का जो संबंध था वो कोटा रियासत से था। कौन सी रियासत से था? कोटा से। बिल्कुल आपको याद रखना। 1857 की क्रांति की शुरुआत राजस्थान में नसीराबाद से हुई थी। ये सारी तिथियां भी मैंने आपको बताई, यानी 28 मई 1857 को नसीराबाद से आपका विद्रोह शुरू हुआ था। बिल्कुल आपको याद रखना है। तो ये फैक्ट भी। और 1857 की क्रांति के समय जो गवर्नर जनरल कौन था? वो इसराय तो लॉर्ड कैनिंग था। बिल्कुल आपको याद रखना। इसके अलावा मैं बात कर लूँ तो राजस्थान का जो एजीजी कौन था? एजेंट टू गवर्नर जनरल, तो बिल्कुल आपको याद रखना जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस था। कौन था? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस।
अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखो बड़ा शानदार सवाल है, पहली बार आपने देखा होगा। धर्म जहाज, भक्ति पदार्थ, नासकेत लीला रचनाएं निम्न में से किस संत की है? तो कितना अच्छा सवाल है, कितनी डीपली पूछा है। इन ग्रंथों को तो आज तक किसी कोचिंग वालों ने नहीं करवाया। तो इसके बारे में अपन देख लेते हैं गाइस अच्छे से एक बार। देखो ये जो कृतियाँ है ना आपकी, ये किन की है तो मैं बता देता हूँ। लाल दास जी की, रामचरण जी की, सुंदरदास जी की और चरणदास जी की। तो इनका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर 4 जो है चरणदास जी की प्रमुख रचनाएं हैं। ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना। धर्म जहाज, भक्ति पदार्थ, नासकेत लीला, ये रचनाएं जो है कौन से संत की है? तो ये चरणदास जी की। चरणदास जी के बारे में थोड़ी सी चर्चा अपन जरूर करना चाहेंगे विस्तार से। आप अपने नोट्स तैयार ज़रूर करना, बहुत फ़ायदा आपको होगा। इनका जन्म जो है डेरा अलवर के अंदर हुआ था। बचपन का नाम इनका रणजीत था। पिता का नाम मुरलीधर है, माता का नाम कुजोबाई है। इनके गुरु कौन थे? इनके गुरु जो थे वो सुखदेव थे। कौन थे? सुखदेव। और इनकी जो प्रधान पीठ है वो कहाँ है? तो वो आपके दिल्ली के अंदर है, याद रखना बिल्कुल। कहाँ है? दिल्ली के अंदर। और चरणदास जी की मेले की बात कर लूँ तो बसंत पंचमी को इनका मेला लगता है। संत चरणदास जी का मेला कब लगता है? बसंत पंचमी को लगता है। ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना है। ठीक है, कब लगता है? बसंत पंचमी को लगता है, माघ शुक्ल पंचमी। चरणदास जी ने अपने अनुयायियों को कितने उपदेश दिए? तो 42 उपदेश दिए थे। 42 नियमों का जो नियम जो बनाए थे वो किसने बनाए थे? तो वो चरणदास जी ने बनाए थे। चरणदास जी के जो अनुयायी होते हैं वो पीले रंग के कपड़े पहनते हैं। कौन से? पीले रंग का विशेष महत्व इस संप्रदाय में, इसलिए पीले रंग के कपड़े पहने जाते हैं। चरणदास जी ने निर्गुण और सगुण दोनों प्रकार की भक्ति का संदेश दिया। चरणदास जी ने मेवाती भाषा में अपने उपदेश दिए। चरणदास जी ने चरणदासी संप्रदाय चलाया और चरणदासी संप्रदाय भगवान श्री कृष्ण की पूजा सके भाव से की जाती है। ठीक है, चरणदासी संप्रदाय का जो मुख्य संबंध है वो श्री भगवान श्री कृष्ण से है, बिल्कुल आपको याद रखना। इसके अलावा चरणदास जी ने नादिर शाह के आक्रमण की भविष्यवाणी भी की थी, बिल्कुल आपको याद रखना। और 1739 में ईरान के राजा नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया था। ठीक है, इसके अलावा मैं बात कर लूँ तो जयपुर के महाराजा प्रताप सिंह ने चरणदास जी को कोलीवाड़ा नामक गांव दिया था भाई। ठीक है, कोलीवाड़ा गांव जो है ना वो भेंट में दिया था। किसने? जयपुर के जो महाराजा थे ना आपके, कौन से? सवाई प्रताप सिंह। गंधर्व 22 कवि, 22 दरबारी। ठीक है, जो गंधर्व 22 यानी प्रताप सिंह, बिल्कुल आपको याद रखना। इनके अलावा मैं बात कर लूँ तो देखो इनकी 2 शिष्याएँ हैं जहाँ से सवाल अक्सर बनता है एग्जाम में। एक तो आपकी होगी दयाबाई, दूसरी आपकी होगी सहजोबाई। दयाबाई के आपके 2 ग्रंथ हैं, एक तो दयाबोध, एक आपकी विनय मल्लिका। सहजोबाई के भी आपके 2 ग्रंथ हैं, एक तो सहज प्रकाश, एक 16 तिथि। बहुत कम इंस्टीट्यूट वाले ही आपको बताते हैं। अच्छे से देखना आप, ये जो कंटेंट मैं आपको उपलब्ध करवाता हूँ बहुत बेहतरीन कंटेंट उपलब्ध करवाता हूँ। आप सर्च करना यूट्यूब से, सारे चैनल देखना, फिर आपको पता पड़ेगा बेहतरीन कंटेंट है। बस यही है कि हमारा क्या ज़्यादा, हमारा चैनल ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा है, इसलिए लोग देखना पसंद नहीं करते। लेकिन ये है कि बहुत अच्छा कंटेंट मैंने आपको उपलब्ध करवाया। आप अच्छे से तैयारी कीजिएगा, आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। तो गाइस आगे बढ़ जाते हैं। अब अपन आगे बढ़ जाते हैं। तो ये आगे आपका मैथ्स का सवाल है। क्वेश्चन नंबर 21 जो है ये आप देख लेते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 21 जो आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा भवन फतेहपुर सीकरी में नहीं है? ये आपको बताना है। तो अपन देख लेते हैं। देखो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल जहांगीरी महल जो है आपका, बिल्कुल ये फतेहपुर सीकरी में नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका राइट आंसर। तुर्की सुल्ताना की कोठी भी है, जोधाबाई का महल भी है, सलीम चिश्ती का मकबरा भी है। ठीक है, लेकिन आपका जहांगीरी महल नहीं है। तो जहांगीरी महल सर कहाँ पड़ता है आप बता दीजिए। तो जहांगीरी महल आपका ओरछा मध्य प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, एक आपका छोटा जहांगीरी महल जो कि राजस्थान के अजमेर के पुष्कर में भी बना हुआ। ठीक है, तो जहांगीरी महल जो कि एक आपका मध्य प्रदेश में पड़ता है, ओरछा मध्य प्रदेश के अंदर। इसका जो निर्माण करवाया था, किसने करवाया था? तो वीर सिंह देव ने करवाया था। किसने करवाया था? वीर सिंह देव के द्वारा करवाया गया था। इसके अलावा आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन बिल्कुल आपके सामने है। निम्नलिखित शासकों में से किसने अकबर के शासन के दौरान बलूच विद्रोह के दमन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो 23 की अगर मैं बात कर लेता हूँ तो इसका जो आपका राइट आंसर होने वाला कौन सा? बीकानेर के कल्याणमल, बीकानेर के राय सिंह, आमेर के भारमल, आमेर के जगन्नाथ कच्छावा। 23 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर 2, बीकानेर के राय सिंह। ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगर देखो मैं राय सिंह के बारे में थोड़ी सी चर्चा करना चाहूँ तो आपको बिल्कुल याद रखना है, राय सिंह ने देखो गुजरात अभियान भी किया था, काबुल अभियान भी किया था। ठीक है, और लाहौर अभियान भी किया था। ठीक है, और दक्षिण भारत में भी गया था। इसके अलावा मैं बात करूँ तो इन्हें कुछ ही दिनों में अकबर ने 4000 मनसबदारी बना दिया था।
और जहांगीर के शासनकाल में राय सिंह को 5,000 का मनसब दिया जाता था। ठीक है। अकबर और जहांगीर का विश्वास पात्र होने के कारण विशेष अवसरों पर राय सिंह की नियुक्ति भी की जाती थी। समय समय पर उन्हें बादशाह की ओर से जागीरें प्रदान की जाती थी। जैसे जूनागढ़, सोरठ, नागौर, शमशाबाद की जागीरें राय सिंह को मिली है। इसके अलावा राय सिंह के वतन जागीर में 47 परगने थे। कितने? 47 परगना, आपको बिल्कुल याद रखना। शहजादा सलीम यानी जहांगीर की बात कर लूँ तो राय सिंह के प्रति अधिक विश्वास था। बादशाह अकबर बीमार पड़ने पर शहजादा सलीम ने राय सिंह को शीघ्रातिशीघ्र दरबार में आने के लिए लिखा भी था। राय सिंह एक दानवीर और विद्यानुरागी भी थे, बिल्कुल आपको याद रखना। जबकि मुंशी देवी प्रसाद ने राय सिंह को राजपुताने का कर्ण कहा है। और बीकानेर में अपने मंत्री करमचंद की देखरेख में 1589 से 94 के मध्य जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था। यहीं पर आपकी राय सिंह प्रशस्ति भी उत्कीर्ण है। इसके अलावा कर्मचंद्र वंशोत्कीर्ण काव्य में राय सिंह को आपको राजेंद्र कहा है। क्या कहा है? राजेंद्र कहा है। तो ये फैक्ट भी आपको बिल्कुल याद रखना है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। मैथ्स आप देख लेना, ये मैथ्स हो गया आपका। ये हिंदी, हिंदी भी चलो हिंदी में बता देता हूँ थोड़ा सा आपको। हिंदी के जो आंसर है आपको बता देता हूँ मैं, क्या है फटाफट से देख लो। किस शब्द में कु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ? तो 26 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर 4 कुसुम के अंदर। किस विकल्प में विलोम शब्द युग्म जो है असंगत है? तो 27 का जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर 4। किस विकल्प में सही संधि विच्छेद किया गया है? तो 28 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 अनुच्छेद। इसके अलावा मैं बात कर लूँ व्याकरण की दृष्टि से किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? तो 29 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर 1 अतिशयोक्ति। ठीक है। और किस विकल्प में अंग्रेजी पारिभाषिक शब्द का हिंदी समानार्थक सही नहीं है? तो 30 की अगर मैं बात कर लूँ तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब इंग्लिश का आप देख लेना गाइज ये। अब आगे बढ़ जाते हैं अपन वापस जीके की तरफ। तो कोविड-19 का टीका भारत बायोटेक द्वारा विकसित अंतरनासा टीके का नाम है, ये आपको बताना। तो 36 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा BBV154। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में राज्य मंत्रिमंडल ने एक विशेष प्राधिकरण अथॉरिटी गठन करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है, जो राजस्थान राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं में जवाबदेही के साथ पारदर्शिता, जन सहभागिता, जन संतुष्टि, गुणवत्ता सुनिश्चित करेगा। इस प्राधिकरण का नाम क्या है? तो 37 की बात कर लो तो इस प्राधिकरण का जो आपका नाम है राजस्थान सामाजिक एवं निष्पादन अंकेक्षण प्राधिकरण, राजस्थान सोशल एंड परफॉर्मेंस ऑडिट अथॉरिटी, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। उच्चतम न्यायालय की पद्धति एवं प्रक्रिया के साधारणतः विनियमन के लिए नियम कौन बनाता है? तो 38 का जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल उच्चतम न्यायालय द्वारा राष्ट्रपति के अनुमोदन से। 38 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार बालकों के अधिकारों का संरक्षण के अंतर्गत अधिकारों की सुरक्षा उपायों की जांच और समीक्षा, उनके प्रभावी क्रियान्वयन की अनुशंसा का कार्य किसका है? तो 39 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर 3 राष्ट्रीय अथवा राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग का। आगे बढ़ते हैं। ये आ गया आपका राजस्थान जी के। निम्नलिखित चोटियों को उनकी ऊंचाई के अनुसार आपको सही आरोही क्रम में सजाना है। तो सही आरोही क्रम में सजाते हैं अपन। सबसे पहले तो मैं आपका कन्फ्यूज़न क्लियर कर देता हूँ। एक तो आपका होता है आरोही, एक होता है आपका अवरोही। आरोही जो क्रम होता है वो सबसे छोटे से बड़े की ओर जाता है, अवरोही जो होता है वो बड़े से छोटे की ओर आता है। क्लियर कन्फ्यूज़न? आरोही में सबसे छोटा पहले, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। अवरोही में सबसे बड़ा पहले होता है, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो कन्फ्यूज़न बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब इसमें मैं आपको बता देता हूँ। तो देखो पहले तो मैं आपको ऊंचाइयाँ बता देता हूँ जिससे आप आसानी से सुमेलित कर लोगे। बैराट की ऊंचाई की बात करूँ तो 704 हो जाएगी। अचलगढ़ की बात करूँ तो 1380 हो जाएगी। कुंभलगढ़ की बात करूँ तो 1224 हो जाएगी। शेर की बात करूँ तो 1597 हो जाएगी। तो इसने कहा आरोही क्रम में, तो सबसे पहले आपका बैराट आएगा। बैराट के बाद सबसे छोटे आपकी कुंभलगढ़ है, तो फिर कुंभलगढ़ आएगा, फिर आपका अचलगढ़ आएगा, फिर शेर आएगा। अब देख लो आप क्रम, ठीक है। तो सबसे पहला आपका बैराट, बैराट के बाद आपका नीचे वाले 2 ऑप्शन तो कैंसिल हो गए। बैराट आ गया, बैराट के बाद आपका कुंभलगढ़ सी ऑप्शन नंबर 2 में लिखा हुआ। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा गाइस बिल्कुल ऑप्शन नंबर 2 जो है आप बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखो इसके अलावा और मैं इंपॉर्टेंट फैक्टों की बात कर लेता हूँ, तो बिल्कुल आपको याद रखना। आज मैं राजस्थान की जो चोटियाँ हैं उनके बारे में आपको बताने वाला हूँ। तो देखो पहले तो जो कुछ चोटियाँ जिसकी मैंने ट्रिक बनाई थी, अगर आप शॉर्ट ट्रिक से अगर याद रखना चाहो तो याद रख सकते हो, बिल्कुल क्रम से जमाया हुआ है। देखो ट्रिक क्या है तो आपको बिल्कुल याद रखना। गुरु से दिल लगाकर जरा आशा को बनाए रखो तारा भैरू बाबा, ठीक है, बिल्कुल याद रखना। देखो वापस से बता देता हूँ। गुरु से दिल लगाकर जरा आशा को बनाए रखो तारा भैरू बाबा,
गुरु से आपका गुरु शिखर, से आपका शेर, दिल से आपका दिलवाड़ा, और आपका जरा से आपका जरगा हो जाएगा, आशा से आपका अचलगढ़ हो जाएगा, कू से आपका कुंभलगढ़ हो जाएगा, रे से आपका रघुनाथगढ़, और खो से आपका खो नागौरियन, ठीक है। और तारा से आपका तारागढ़ हो जाएगा, बहराज से आपका अलवर बहरांच हो जाएगा, बा से आपका बबई, बा से आपका बैराठ। एक छोटी सी ट्रिक, अगर इनमें से अगर कोई पूछ ले जाओ तो आप देख लेना। बाकी ट्रिकों पर अपन विश्वास नहीं करते, अपन तो मेहनत पर विश्वास करते, क्योंकि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। मैं आपको ऊंचाई शेयर करने वाला हूँ। सबसे पहले गुरु शिखर की बात कर लूँ तो 1722 मीटर है। शेर की बात कर लूँ तो जैसे मैंने बता दिया 1597 में। दिलवाड़ा की बात कर लूँ तो 1442 है। जरगा की बात कर लूँ तो 1431 मीटर। कितनी? 1431 मीटर, यानी 1431 है ना। इसके बाद मैं बात कर लेता हूँ अचलगढ़ की, तो अचलगढ़ आपका 1380 मीटर हो जाएगा। कितना? 1380 मीटर। आबू की बात कर लूँ तो 1295 मीटर ऊंचा है, ठीक है। कुंभलगढ़ की बात कर लूँ तो 1224, जैसे मैंने पहले आपको बताया था। और इसके अलावा देखो, एक आपका जोलिया डूंगर है, एक आपका धोनिया डूंगर है, दो डूंगर। जोलिया डूंगर जो कि आपको उदयपुर में पड़ता है 1197 मीटर ऊंचा है, और आपका धोनिया डूंगर जो कि आपका सिरोही में पड़ता है ये 1183 मीटर ऊंचा। कितना? 1183 मीटर ऊंचा है। एक आपकी जेराज की पहाड़ी पड़ती है सिरोही के अंदर, जो कि 1090 मीटर ऊंची है। कितनी? 1090 मीटर ऊंची है, ये भी आपको याद रखना। और इसके अलावा मैं बात कर लूँ तो देखो आपका रघुनाथगढ़, जो कि उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी भी 1055। और देखो एक जो चोटी आपकी मालखेत की चोटी, जिसकी चर्चा बहुत कम होती, इसकी जो ऊंचाई है 1052 है। कितनी है? 1052, ठीक है। एक आपकी लोहारगल, लोहारगल जो कि लोहारगल चोटी पड़ती है, जो कि कहाँ पड़ती है? झुंझुनू के अंदर पड़ती है। 1051 मीटर ऊंची है। कितनी? 1051 मीटर ऊंची है। ऋषिकेश सिरोही में पड़ती है, 1017 मीटर ऊंची है। भोजागढ़ आपका झुंझुनू में पड़ता है, 977 मीटर ऊंचा। कमलनाथ की बात कर लूँ तो उदयपुर में पड़ती है, 1001 मीटर ऊंची है। कितनी? 1001 मीटर। सज्जनगढ़ की मैं बात कर लूँ तो 938 मीटर ऊंची है। और मायरा जी और टोडगढ़ की बात कर लूँ तो 934 मीटर है। खोक की बात कर लूँ, जयपुर में पड़ती है 920 मीटर। सांभर की बात कर लूँ 900 मीटर। लीलागढ़ की बात कर लूँ 874 मीटर अजमेर में। ये आपकी लीलागढ़ जो पड़ती है, लीलागढ़ ये आपकी उदयपुर में पड़ती है। तारागढ़ जो पड़ती है आपकी अजमेर में पड़ती है, 870 और 873 दोनों ही माना जाता है। डोरा पर्वत 869 मीटर ऊंचा है। नागपानी 867 मीटर ऊंची है। नागपानी कितनी मीटर ऊंची है? तो 867 मीटर ऊंची है आपकी, ठीक है। बहरांच की बात कर लो 792 मीटर ऊंची, अलवर में पड़ती है। बरवाड़ा आपकी जयपुर में पड़ती है 786 मीटर। बबई आपकी झुंझुनू में पड़ती है 780 मीटर। बिलाली आपकी कहाँ पड़ती है? तो अलवर में पड़ती है 775 मीटर। मोहनपुर आपकी जयपुर में 747 मीटर। रोजा भाकर 730 जालौर में। बैराट मैंने 704 आपकी जयपुर में। काकवाड़ी जो पड़ती है आपकी ये 677 मीटर सरिस्का। काकवाड़ी जो पड़ता है आपका खेरतल तिजारा में आ गई आपकी, ठीक है। सिरावास और भानगढ़ ये भी आपके कहा आ गए, तो बिल्कुल आपको याद रखना खेरतल तिजारा में। सिरावास 651, भानगढ़ 649, जयगढ़ 648 मीटर है। नाहरगढ़ आपका 599 मीटर। बालागढ़ 597 है। जारौल और भाकर आपको 588 मीटर ऊंची है। तो यह सारी चोटियों की ऊंचाई आपको बिल्कुल याद रखनी होगी। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में अधिकतम शहरी और ग्रामीण लिंगानुपात वाले जिले क्रमशः हैं। तो इसके बारे में आपको बता देता हूँ। तो सर्वाधिक देखो, सर्वाधिक शहरी लिंगानुपात तो आपका टोंक का है, और सर्वाधिक ग्रामीण लिंगानुपात आपका पाली का। टोंक का कितना सर बता दीजिए? 985 प्रति हज़ार पर है। पाली का 1003 है आपका। कितना है? 1003, आपको बिल्कुल याद रखना, ठीक है। जबकि सर्वाधिक लिंगानुपात की मैं बात कर लूँ तो ऑल ओवर राजस्थान का जो लिंगानुपात है वो 928 है। शहरी लिंगानुपात 914 है, जबकि ग्रामीण लिंगानुपात आपका 933 ही है, ठीक है। और ऑल ओवर सर्वाधिक लिंगानुपात की बात कर लूँ तो डूंगरपुर का है 994, और सबसे कम लिंगानुपात आपका धौलपुर का है 846, ठीक है। ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में पैराशूटर अवनी लेखरा ने पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप के 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH1 स्पर्धा में विश्व रिकॉर्ड के साथ गोल्ड मेडल जीता। ये प्रतियोगिता कहाँ आयोजित हुई थी? तो 42 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा गाइस, बिल्कुल मैं बात करूँ तो 42 का आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 फ्रांस के अंदर आई थी। कहाँ? फ्रांस में। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। राजस्थान में प्रथम सीमेंट उद्योग स्थापित किया गया था कहाँ? तो इसका अपन देख लेते सही आंसर क्या होगा। मोडक, लाखेरी, ब्यावर, खारिया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा लाखेरी बूंदी के अंदर। कहाँ स्थापित किया गया था? लाखेरी बूंदी में आपका स्थापित किया गया था। इसके बारे में अगर मैं आपको थोड़ा सा बता दूं तो बिल्कुल आपको याद रखना गाइस। देखो, सीमेंट उद्योग में चीन के बाद भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सीमेंट उत्पादक देश है, और भारत में राजस्थान जो है सर्वप्रथम स्थान है सीमेंट उद्योग के मामले में।
भारत में प्रथम सीमेंट कारखाना जो कि 1904 में समुद्र सीपीओ से सीमेंट बनाने का जो प्रयास किया गया था वो मद्रास चेन्नई के अंदर किया गया था। जबकि राजस्थान में सर्वप्रथम 1915 में लाखेरी बूंदी में क्लीक निक्सन कंपनी द्वारा सीमेंट फैक्ट्री स्थापित की गई थी। इसके अलावा मैं बात कर लूँ दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा सीमेंट कारखाना यानी जयपुर उद्योग लिमिटेड, ठीक है। प्रारंभ में इसका जो नाम था वो 1953 से 59 तक, ठीक है, वो था आपका क्या, जयपुर उद्योग लिमिटेड। लेकिन बाद में सवाई माधोपुर में इसको स्थापित कर दिया गया था और 1986 में इसको बंद कर दिया गया था, ठीक है। बिल्कुल आपको याद रखना कौन सा, सवाई जयपुर उद्योग लिमिटेड के नाम से आपका ये सीमेंट कारखाना स्थापित किया गया था, ठीक है। इसके अलावा सफ़ेद सीमेंट का प्रथम जो कारखाना वो गोटन नागौर के अंदर, कहाँ है, गोटन नागौर के अंदर है, बिल्कुल आपको याद रखना। इसके अलावा देखो कुछ मैं सीमेंट का फैक्ट्रियों की बात कर लेता हूँ आपके सामने, तो आपको बिल्कुल याद रखना। राजस्थान में कुल सीमेंट जो आपके प्लांट है वो 60 है भाई, कितने हैं, बिल्कुल आपको याद रखना कितने हैं, 60 हैं, ठीक है। और सर्वाधिक सीमेंट उत्पादक विश्व में चीन, चीन के बाद भारत, जबकि भारत में सर्वाधिक सीमेंट का जो उत्पादन है राजस्थान का पहला स्थान है, दूसरे स्थान पर आपका मध्य प्रदेश है। जबकि राजस्थान में बात कर लूँ तो पहला स्थान आपका चित्तौड़गढ़ का, दूसरा स्थान आपका सिरोही का है, ठीक है। सफ़ेद सीमेंट के कारखानों की अगर मैं बात कर लूँ तो गाइस बिल्कुल आपको याद रखना है, ग्रासिम बिरला व्हाइट सीमेंट जो आपका है वो है खारिया खंगार भोपालगढ़ जोधपुर के अंदर है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा सफ़ेद सीमेंट का कारखाना। जेके व्हाइट आपका मांगरोल चित्तौड़गढ़ में पड़ता है और जेके व्हाइट ही गोटन नागौर में पड़ता है, ठीक है। और इसके अलावा मैं बात कर लूँ, देखो आपको बिल्कुल याद रखना एससीसी सीमेंट लिमिटेड जो कि आपका लाखेरी बूंदी में पड़ता है, मंगलम सीमेंट आपका मोडक कोटा में पड़ता है, जेके सीमेंट निम्बाड़ा चित्तौड़गढ़, जेके सीमेंट निम्बाड़ा चित्तौड़गढ़, गुजरात अंबुजा सीमेंट पाली में, बिनानी सीमेंट आपका पिडवाड़ा सिरोही के अंदर, महालक्ष्मी सीमेंट आपका पिडवाड़ा सिरोही के अंदर, बिरला जूट आपका चित्तौड़गढ़ में, श्री सीमेंट आपका ब्यावर जिले में पड़ता है, श्री राम सीमेंट आपका कोटा में पड़ता है रामनगर में, और ग्रासिम सीमेंट आपका कोटपुतली जयपुर में पड़ता है, कहाँ पड़ता है, कोटपुतली जयपुर के अंदर पड़ता है। तो ये कारखाने भी आपको बिल्कुल याद रखना है, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते, राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाले खिलाड़ियों की संख्या अनुमानित कितनी थी। तो 44 का ये करंट का सवाल है, तो मैं बता देता हूँ 30 लाख इसका राइट आंसर है आपका, कितना, 30 लाख जो है आपका राइट आंसर है। मस्तिष्क का वे भाग जो स्वैच्छिक क्रियाओं की परिशुद्धि और शरीर की संस्थिति और संतुलन के लिए उत्तरदायी है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अनुमस्तिष्क। ये साइंस का सवाल आप देख लेना। आगे बढ़ते हैं, वैज्ञानिक और अनुसंधान परिषद का वर्तमान महानिदेशक कौन है। तो 46 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल एन क्लाई सेल्वी, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब इंडिया पॉलिटी आपका आ गया। भारतीय संविधान में कुछ लोकतांत्रिक विशेषता है, ठीक है। ये आपका कूट वाला है, पहले आपके ये दिए हुए और उसमें कौन सा कूट आपका सही होने वाला है, तो इसका अपन देख लेते हैं। थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ मैं, एक तरफ अनुच्छेद है, ठीक है। अनुच्छेद 75(3) में मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी है, बिल्कुल सही है आपका पहला वाला, ठीक है। अनुच्छेद 75 के 5 के अंदर उप मंत्री बनने हेतु संसद के किसी एक सदन की सदस्यता अनिवार्य है, तो ये भी आपका बिल्कुल सही है। 326 में वयस्क मताधिकार है, बिल्कुल सही है। 325 की बात कर लो तो धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग के आधार पर निर्वाचक नामावली के किसी भी व्यक्ति का पात्र नहीं होना है, तो ये चारों ही आपके बिल्कुल सही। इसका जो आपका राइट आंसर होगा ना गाइस, बात कर लूँ तो मैं ABCD ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 47 का आपका बिल्कुल राइट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है। आगे बढ़ते गाइस, 48 का ये आपका साइकोलॉजी है, ये शिक्षण प्रबंधन से है, तो आप देख लेना, ये भी आप देख लेना। 50 पे आ जाता मैं सीधे। जनगणना 2011 के अनुसार अधिकतम लिंगानुपात वाले जिलों का सही क्रम है, ये आपको बताना कि कौन सा क्रम सही है। तो देखो इसके बारे में अगर थोड़ी सी चर्चा मैं आपसे करना चाहूँ तो बिल्कुल इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका कौन सा हो जाएगा, तो 50 का जो आपका राइट आंसर होने वाला बिल्कुल ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका बिल्कुल सही होगा, डूंगरपुर, पाली और प्रतापगढ़, ठीक है। डूंगरपुर, पाली और प्रतापगढ़ इसका बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखो इसके अलावा मैं बात कर लूँ तो अगर मैं आपको बता देता हूँ कि भाई डूंगरपुर का कितना है, तो डूंगरपुर का आपका 994 है, पाली का कितना है 987 है, प्रतापगढ़ का कितना है 983। देखो इसमें राजसमंद को छोड़ दिया था, राजसमंद 990, राजसमंद ऑप्शन नहीं दिया था बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए, डूंगरपुर, उसके बाद सीधा ही पाली ले लिया। जबकि दूसरे नंबर पर आपका राजसमंद आता है 990, कितना 990 है, कितना 990 प्रति 1000 महिलाओं के ऊपर, ठीक है।
इसके अलावा देखो लिंगानुपात की बात मैं पहले ही कर चुका हूँ। आज अपन जो बात कर लेते हैं बाल लिंगानुपात पे बात करेंगे गाइस, ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना। देखो राजस्थान का जो बाल लिंगानुपात है कितना है, तो आपको बिल्कुल याद रखना है 888। कितना है? 888। शहरी बाल लिंगानुपात की बात कर लूँ तो 874। शहरी बाल लिंगानुपात 874। ग्रामीण बाल लिंगानुपात जो है 892। कितना है? 892। यह देखो बाल लिंगानुपात 0 से 6 बरस के बच्चों की बात हो रही है, आप गलत मत समझ लेना। बाकी अगर ग्रामीण लिंगानुपात की बात करूँ तो 1003 है पालिका वैसे। और वैसे मैं शहरी लिंगानुपात की बात कर लूँ तो टोक 985 मैंने बताया था। यह जो बात हो रही है आपके बाल लिंगानुपात की बात हो रही है। तो सर्वाधिक शहरी लिंगानुपात 874, सॉरी शहरी लिंगानुपात 874 और ग्रामीण लिंगानुपात 892। जबकि सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला जो बांसवाड़ा है 934। कितना? 934। ठीक है। और जबकि सबसे कम लिंगानुपात वाला है जो आपका झुंझुनू है 837। कितना? 837। अब देखो अगर मैं 4 जिला आपसे शेयर कर लूँ, अगर कभी एग्जाम में पूछ ले, तो बांसवाड़ा का आपका 934, फिर आपका प्रतापगढ़ आएगा 933, फिर आपका उदयपुर आएगा 924, फिर आपका भीलवाड़ा आएगा 928। ठीक है। ये 4 जिले जो कि सर्वाधिक लिंगानुपात वाला है 0 से 6 आयु वर्ग के। ठीक है। इसके अलावा मैं बात कर लूँ सबसे कम लिंगानुपात 0 से 6 आयु में, सबसे कम लिंगानुपात वाले 4 जिलों की, तो सबसे पहला आपका झुंझुनू आता 837, फिर आपका सीकर आता 848, फिर आपका करौली आता 852। कितना? 852। और इसके बाद जो आता आपका क्या आता है, तो गंगानगर आता 854। ठीक है। तो ये फैक्ट भी आपको बिल्कुल याद रखने हैं। अब आगे बढ़ जाते हैं गाइस, 52वां क्वेश्चन देख लेते हैं। राइज दीक्षा पोर्टल का मुख्य उद्देश्य एक उच्च गुणवत्ता वाले प्लेटफॉर्म प्रदान करना है जो कि निम्नलिखित में से किसी सशक्त करेगा। तो 52 का मैं आपको आंसर बता देता हूँ वैसे। तो 52 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है, अध्यापकों को उनके व्यक्तित्व और व्यावसायिक विकास को उन्नयन हेतु समग्र शिक्षा में निम्नलिखित में से कौन सी योजना सम्मिलित की गई है। तो 53 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका। आगे बढ़ते हैं। बिगोद जिला भीलवाड़ा में किन 3 नदियों का संगम स्थित है, ये आपको बताना है। तो देख लेते हैं अपन। बिगोद भीलवाड़ा में आपका जो किन 3 नदियों का संगम स्थित है, तो देखो बेड़च मैनाल खारी, बनास बेड़च मैनाल, बनास मैनाल डाई, बनास डाई खारी। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल बिगोद के अंदर जो आपका बनता है वो बनास बेड़च और मैनाल, बनास बेड़च और मैनाल। ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। देखो राजस्थान के अंदर कुल आपके 4 ही त्रिवेणी संगम है। कितने? 4 त्रिवेणी संगम। एक जैसे मैंने आपको बता दिया कौन सा, बिगोद वाला जो कि भीलवाड़ा में बनता है, बनास बेड़च मैनाल। दूसरा आपका बेणेश्वर डूंगरपुर में जहाँ माही सोम जाखम त्रिवेणी संगम बनाती है। इसके अलावा एक आपका है राजमहल टोक में जहाँ बनास खारी और डाई नदी, कौन कौन सी नदी है? बनास खारी और डाई नदी। एक आपका बनता है रामेश्वर स्वयं में, चंबल बनास और सीप, चंबल बनास और सीप। आगे बढ़ते गाइस, तो ये आपका सवाल आ गया है। ठीक है, एजुकेशन मैनेजमेंट का आप देख लेना। आगे बढ़ते हैं। 57 बता देता हूँ मैं आपको। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 यानी 2020-21 के अनुसार राजस्थान में महिलाओं का कुल प्रतिशत जिनके पास बैंक अथवा बचत खाता जिनका स्वयं उपयोग करती हैं, तो 57 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल मैं बात करूँ तो ऑप्शन नंबर 3 79.6%। आगे बढ़ते हैं। भारत निर्वाचन आयोग की पहल हेलो वोटर्स वेब रेडियो निम्न में से कार्यक्रमों की कौन सी एक सूची गलत दे रखी है, तो इसका अपन देख लेते हैं। तो 58 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर 3 चुनाव की कहानियाँ, मस्ती दोस्ती मतदान, हम किसी से कम नहीं, मतदान में विश्वास दे, ये गलत है आपका। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित परमाणु ऊर्जा संयंत्रों पर विचार कीजिए और क्षमता के बढ़ते हुए क्रम में संयंत्रों को जमाना है आपको। ठीक है, तो जमाते हैं अपन। देखो सबसे पहले जो आपका आता है कौन सा आता, तो बिल्कुल आपको याद रखना है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका कौन सा हो जाएगा, सबसे पहला आता आपका RAPS 1 रावतभाटा राजस्थान। इसके बाद जो आता आपका, ठीक है, सबसे पहला आपका ये आ गया। इसके बाद जो आता आपका कौन सा आता था, इसके बाद आपका जो आएगा वो आएगा तारापुर महाराष्ट्र वाला। ठीक है। उसके बाद फिर आपका कौन सा आएगा, तो फिर आपका आएगा नरोरा उत्तर प्रदेश वाला, फिर आपका आएगा तमिलनाडु वाला। तो ऑप्शन में देख लो, सबसे पहले रावतभाटा डी, 2 में तो 3 और 1 तो वैसे ही कैंसिल हो गया, यानी ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं। ये फिर आपका स्कूल का आ गया तो आप देख लेना, ये आपका साइंस का, ये भी आप देख लेना। 62 पे चलते हैं। केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान कहाँ स्थित है, ये आपको बताना है। तो इसकी अगर मैं बात कर लूँ तो केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान आपका कहाँ पड़ता है, तो देखो
केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान जो आपका पड़ता है, ये कहाँ पड़ता है, तो बिल्कुल आपको याद रखना है, ये आपके बीकानेर में पड़ता है। ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा मैं कुछ अन्य अनुसंधानों की बात कर लूँ तो देखो, केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान केंद्र की जो स्थापना हुई थी 1962 में हुई थी। अब ये सबको पता है कि ये बीकानेर टोंक में है, लेकिन आप जो वीडियो देख रहे हो, कितने लोगों को मेरे बताने से पहले पता था कि केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान केंद्र की स्थापना 1962 में हुई। दूसरा, राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र सेवर में सबको पता है, लेकिन स्थापना कब हुई थी, 1993 के अंदर, बिल्कुल आपको याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र आपका बीकानेर के अंदर है, इसकी स्थापना हुई थी 1984 1984 के अंदर, ठीक है। इसके अलावा मैं बात कर लूँ तो देखो, केंद्रीय पशुधन प्रजनन फॉर्म जो कि सूरतगढ़ गंगानगर में है, ये पहले गंगानगर में था, अब आपका अनूपगढ़ में आ गया। इसकी जो स्थापना हुई थी 1956 में हुई, कब, 1956 में। और राष्ट्रीय मसाला बीज अनुसंधान संस्थान जो कि तबीजी अजमेर में पड़ता है, इसकी जो स्थापना हुई थी 2000 के अंदर हुई थी, कब हुई थी, 2000 में, बिल्कुल आपको याद रखना है, ठीक है, अप्रैल 2000 में। अरबी फारसी शोध संस्थान जो कि टोंक में है, ये इसकी जो स्थापना हुई थी 1978 में हुई थी, कब हुई थी, 1978 के अंदर आपकी स्थापना हुई थी, बिल्कुल आपको याद रखना है, ठीक है। अब बढ़ जाते हैं गाइस अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं आपका, ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का लोगो क्या है, तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का जो लोगो यानी ध्येय वाक्य है क्या है, ये आपको बताना। तो 63 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सिद्धि भगवती कर्मजा, सिद्धि भगवती कर्मजा, बिल्कुल आपको याद रखना। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम यानी NFSA के लिए राज्य सूचकांक के पहले संस्करण में सामान्य श्रेणी के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में राजस्थान का देश में स्थान है, कौन सा, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 15वां स्थान, ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, भारत का संविधान बहुत लंबा, बहुत कठोर, बहुत आगे, ये किसने कहा था, तो 65 का जो राइट आंसर हो जाएगा आइवर जेनिंग्स ने कहा था। किसने कहा था, आइवर जेनिंग्स, ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, कोपेन के राजस्थान के जलवायु प्रदेशों के अनुसार AW जलवायु पाई जाती है, तो 66 का आपका राइट आंसर हो जाएगा डूंगरपुर जिले के अंदर केवल, है ना। AW प्रकार की जलवायु एक तो डूंगरपुर में पाई जाती है आपकी, एक आपकी माउंट आबू सिरोही के अंदर पाई जाती है, एक आपके बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ में भी पाई जाती है, एक आपके हाड़ौती के पठार का जो हिस्सा है जिसमें कोटा, ठीक है, झालावाड़ और बाड़ा का थोड़ा हिस्सा है, जहाँ AW प्रकार की आपकी जलवायु पाई जाती है कोपेन के अनुसार। आगे बढ़ते हैं, 67 आपका साइंस का है, जब एक नाविक नाव के आगे कूदता है तब वह नाव पीछे की ओर चली जाती है, तो 67 का जो राइट आंसर हो जाएगा न्यूटन के तृतीय नियम के अनुसार। राजस्थान में स्माइल कार्यक्रम किस प्रकार के विद्यालयों के लिए तैयार किया गया है, तो 68 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका सरकारी विद्यालयों के लिए। आगे बढ़ते हैं, फिर आपका ये शिक्षा रिलेटेड है तो आप देख लेना ये, ठीक है, ये भी आप, ये मैं बता देता हूँ, RT वाला निःशुल्क अनिवार्य और बाल शिक्षा अधिकार 2009 कि विद्यालय प्रबंधन समिति में विद्यालय के वर्तमान बालकों के माता पिता और संरक्षकों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा समिति के सदस्यों का कम से कम 3/4, बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान के किस जिले में देवगढ़ पवन ऊर्जा परियोजना स्थित है, तो 72 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर 3 प्रतापगढ़, ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये आप देख लेना, फिर यह ख़त्म हो गया आपके, ठीक है। तो आज के पेपर को हम यही समाप्त करते हैं। आपको कैसी लगी क्लास ज़रूर कमेंट करना। वाकई में आप अच्छे से तैयारी कर रहे हो तो हमारी क्लासें आप ज़रूर लेना। मैंने पहले भी 7-8 क्लासें आपके फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की बना चुका हूँ। अगर सही में आप सिलेक्शन लेना चाहते हो तो हमारे चैनल के साथ जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर इस पेपर के आपको PDF चाहिए और आंसर की अगर आप देखना चाहते हो तो हमारा टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो जितने साथी मुझसे जुड़े हैं उन सभी साथियों का तहे दिल से धन्यवाद।